अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के लेक्चर में जैसा कि आपने पढ़ा, हम सिलेबस को डिकोड करेंगे, सिलेबस को समझेंगे क्या है हमारे सिलेबस में, और हर यूनिट की क्या खुसूसियत है, उससे वहाँ किस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, और इसी तरीके से हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और किस यूनिट की कितनी अहमियत है और वो यूनिट हम कहाँ से कवर कर सकते हैं, इन चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, मैंने कहा था कि आप को एक किताब की तरफ जरूर जाना चाहिए। हालांकि किताबें अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अभी जिसको सबसे बेहतर मैं समझता हूँ, यानी उसका हजम के हिसाब से या उसकी हर ओवरऑल क्वालिटी में जिसको देता हूँ, वो दलीलुल इख्तिबार तनाफुसी, ये किताब आपको खरीदना चाहिए। एजाज गनाई साहब की किताब है। उसके अलावा पीवाईक्यूज में आप यूनिट वाइज एक किताब है, ईयर वाइज तो कोई है नहीं, मेरी है, वो अभी मार्केट में नहीं है। यूनिट वाइज जो है दाऊद एसके से की, ये दो किताबें। उसके अलावा नोट्स हैं मार्केट में, चाहे यूजीसी नेट अरबिक 2019 का नोट्स, अभी तो मैं नहीं समझता उसको उतना यूजफुल, लेकिन एक 2021 वाला नोट्स है, उससे आप फायदा उठा सकते हैं, ये काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में 10 यूनिट हैं। कितने? 10 यूनिट हैं। पहला यूनिट अश्शअरुल अरबी हत्तर अल असर अल अब्बासी। कल मैंने एक जुमला बोला था कि आपको यूनिट या मतलब पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए। पहला यूनिट में क्या है, दूसरे यूनिट में क्या है, तीसरे यूनिट में क्या है, चौथे में क्या है, पांचवें में क्या है। और सिर्फ चौथे पांचवें की बात नहीं चल रही, बल्कि पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए। उसमें कितने पॉइंट दिए हुए हैं, असलुल लुगा अल अरबिया, यहाँ से क्या इसकी डिमांड होती है, मुअल्लकात व शुआरा, तो शुआरा के कौन से मुअल्लक, कौन कौन से शुआरा हैं, ठीक है। और सवाल की नौइयत देखें, खासकर 2018 के बाद, क्योंकि 2018 से पहले जो सिलेबस था वो ओवरऑल सिलेबस था, अरबिक का कुछ भी पूछा जा सकता था। लेकिन 2018 के बाद ये जो नया सिलेबस है 2018 में आया था, इन्होंने चीजें थोड़ी सी लिमिट कर दी हैं, थोड़ा सा महदूद कर दी हैं चीजें, कि जितना हमारे सिलेबस में है यहीं से मोस्टली आपको पूछा जाएगा, और सिलेबस के बाहर ज्यादा चीजें नहीं जाएंगी, और ये बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पर आपका पहला यूनिट है अश्शअरुल अरबी हत्तल असर अल अब्बासी। इस यूनिट को, जिसमें क्या क्या है, इसमें असलुल लुगा अल अरबिया, इसको हम पढ़ते हैं। असलुल लुगा अल अरबिया, अरबी जुबान कैसे बनी, अरबी जुबान की असल क्या है, कहाँ से इसका ताल्लुक है। और इसी तरीके से इसमें अरब की असल हम पढ़ते हैं, असलुल अरब, अय्यामुल अरब इसको पढ़ लेते हैं। कोई क्वेश्चन जो जंगों के बारे में भी हैं, या इसी तरीके से बाजारों के बारे में हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह, या जो ममालिक थी, किंदा थी, हमियर थी, ममलकत मईन थी, ममलकत हमियर थी, ममलकत गसासिना थे, या मुनाजरा थे, इनके बारे में, मतलब असलुल लुगा अल अरबिया में कुछ टॉपिक यहाँ से उनको ले लिया जाता है या इसमें कवर कर लिया जाता है। इसी तरीके से उसके बाद आपका मुअल्लकात का आता है। दूसरा पॉइंट मुअल्लकात का है, जिसको आप अश्शअर फिल असर जाहिली भी कह सकते हैं, है ना। यानी असर जाहिली में शायरी कैसी थी, और उसमें जो सबसे बड़ी शायरी है मुअल्लकात की जो शायरी है, और उसके मुअल्लकात के 7 शुआरा हैं या 10 शुआरा हैं, जिनमें से 4 शुआरा हमें पढ़ने होते हैं। एक इमरुल कैस हैं, अमर बिन कुलथूम है, जुहैर बिन नबी सलमा है, अंतरा बिन शद्दाद अल आबसी है। गर्चे हमारे सिलेबस में यही 4 लोग दिए हुए हैं, लेकिन आपसे कहा जाता है कि आप जो और भी शुआरा हैं 3, इसके अलावा जो 3 बच जाते हैं, उनको भी आप पढ़ें, उनको भी आप अपने मुताले में रखें। हालांकि ज्यादा फोकस इन पे होना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस वाले इस बात का ख्याल रखते हैं, एग्जाम वाले, कि सिलेबस से ही चीजें पूछें, ठीक है। तो आप इन 4 पे ज्यादा फोकस के साथ, इसके अलावा जो 3 शुआरा रह जाते हैं, उनको भी हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे लबीद बिन रबिया हो गए, हारिस बिन हल्लिस अल यशकुरी हो गए, या इसी तरीके से तरफा बिन अल अब्द है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद शेर जाहिली में ही एक आता है आपका शुआराए सआलीक का। किसका आता है? शुआराए सआलीक का। तो उनमें से आपके ताबता शर्रा, बहुत सारे शुआराए सआलीक हैं, लेकिन उनमें से 3, ताबता शर्रा, शनफरा और उर्वा बिन वर्द, ये जो हमारे सिलेबस में है। फिर उसके बाद एक शुआरा आते हैं, शुआराए सआलीक किसे बोलते हैं? वो शुआरा असर जाहिली में जो मेन स्ट्रीम से हट गए थे, असल जो लोग रहते थे शहरों में, वहां से हटके, बल्कि देहातों से भी अलग हटके, वो अलग जंगलों में चले गए थे। कहाँ? जंगलों में चले गए थे, और वहां से जो रोड गुजरते थे और वहां से जो काफिले गुजरते थे, उनके चोरी करते थे, उनका माल लूटते थे, और उनसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। और अलग अलग मकासद थे उनके, शुआरा सआलीक के जो ये काम करते थे, डकैती का या चोरी का काम करते थे। फिर उसके बाद एक और आता है, जो कि एक्सटेंशन आप कह सकते हो असर जाहिली की, वो है आपके शुआराए मुखदरमून। शुआराए मुखदरमून ये वो शुआरा हैं जिन्होंने असर जाहिली में भी शायरी की है, और उसके बाद जाके असर इस्लामी में भी शायरी की है।
ठीक है, असरे जाहिली में भी इन्होंने शायरी की है और उसके बाद जाके असरे इस्लामी में भी शायरी की है। तो इसमें भी बहुत सारे शुआरा हैं, लेकिन हम 4 शुआरा को पढ़ते हैं। हस्सान बिन साबित हैं, खनसा बिनते तुमादिर हैं और इसी तरीके से काब बिन ज़ुहैर हैं, अल-हुतैया हैं। ठीक है, इन लोगों को हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हालांकि अगर असर इस्लामी की बात करें तो असर इस्लामी को इस तरह माना जाता है कि असर सदरुल इस्लाम जो मुखदरमून ये हैं, ये असर इस्लामी में आते हैं और उसके बाद शुआराए उम्मियीन, इनको भी आपका पूरा का पूरा असर इस्लामी के अंडर में लिया जाता है। ठीक है, यानी शुआराए मुखदरमून असर सदर इस्लाम वाले हसन बिन साबित, खनसा, काब बिन ज़ुहैर, हुतैया, ये असर सदर इस्लाम में आते हैं और उसके बाद जो है शुआराए उम्मियीन, इनको भी शेर इस्लामी में तस्वुर किया जाता है उस वाली कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर ये जो शुआरा उम्मियीन है, इनमें से 5 शुआरा को पढ़ा जाता है, खासकर उमर बिन रबिया जो कि गज़ल शरीह में मशहूर हैं, जमील बिन मामर जो कि पाकीज़ा गज़ल में मशहूर हैं, अख्तल फरजदक, जरीर, ये नकाइज़ वाले शेर उम्वी में नकाइज़ की शायरी की शुरुआत होती है और उसके बाद आपका शुआराए असर अब्बासी आते हैं। असर अब्बासी के शुआरा में कुछ इस तरह की हो जाती हैं कि बशार इब्न बुर्द हैं, अबू नवास हैं और इसी तरीके से इब्न रूमी हैं, ये इराक के शुआरा हो जाते हैं। उसके अलावा अबू तम्माम, बुख्तरी, मुतनब्बी, अबुल आला अल मुअर्री, ये शाम के शुआरा हो जाते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। ये यूनिट हो गया आपका यूनिट वन जिसका नाम क्या है, अश्शअरुल अरबी हत्तल असर अब्बासी, असर अब्बासी तक शेर अरबी यानी जाहिली, इस्लामी, उम्वी सब में क्या रहा शेर की हालत, कौन कौन थे। ठीक है, उसको हमें पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 2 का भी सिमिलर टॉपिक है कि अन्नस्रुल अरबी हत्तल असर अब्बासी, असर अब्बासी तक नसर अरबी कैसा रहा असर अब्बासी तक, उसको हमें देखना होता है। अब ये दोनों यूनिट गोया कि कदीम अदब से ताल्लुक रखते हैं या उसी तरीके से आपका अदब उंदुलुसी, अदब उंदुलुसी ये गोया कि कदीम अदब से ताल्लुक रखते हैं। या इसी तरीके से चौथे यूनिट में अभी आएगा अन्नक़्द फिल असर अब्बासी। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो, यानी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में आपका आएगा असर उंदुलुसी। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग यहां ज्वाइन किए हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि असर उंदुलुसी बोल रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। अन्नक़्द फिल असर अब्बासी या नक़्दुल कदीम, असर अब्बासी का जो नक़्द है, यानी ये कुछ टॉपिक हैं। इसको आप कहां से पढ़ सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो हसन ज़य्याद से और इसी तरीके से हन्ना फाखूरी अल कदीम जो आती है वहां से इसको पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, हन्ना फाखूरी अल कदीम, और जब हन्ना फाखूरी अल कदीम को पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो यूनिट 6 में बुक्स वगैरह हैं, किताबें हैं, अल मसादिर अल मराजी हैं, अगानी, इब्दुल फरीद और बहुत सारा, तो वो भी आपको काफी वहां पर मिल जाएगा। कोर्स लेने का मतलब हरगिज ये नहीं है, चाहे हमारा, चाहे अरबिक का, चाहे पेपर 1 का, मैंने बोला कि उसके लिए आप रेफरेंस बुक्स को इग्नोर करें। अभी प्रॉब्लम कुछ बच्चों के साथ देखी जा रही है कि कुछ नोट्स मार्केट में आ जाने की वजह से या किताबें मार्केट में आने की वजह से, गोया की जो किताबें हैं या जो मैं बताई भी अभी मैंने, या उस तरह के हमारे नोट्स वगैरह हैं किसी के, ये आर्टिफिशियल मटेरियल है, ये रियल नहीं है एक तरह से कहीं ना कहीं। तो आपने हसन ज़य्याद को, और लोगों ने उनकी वजह से जो असल किताबें हैं, असल मसादिर हैं, उनको छोड़ दिया है ना, असल मसादिर की वजह से उनको छोड़ दिया है। जैसे आर्टिफिशियल उलमा आने की वजह से सोशल मीडिया पर असली उलमा को छोड़ दिया है, जो बनावटी मुज़य्यफ अंदाज में, अच्छे अच्छे अंदाज में स्टेटस लगा के या इस तरीके से साउंड सिस्टम लगा के तकरीरें कर ले रहे हैं, उनके पीछे भागने लग गए। तो ऐसे ही जो नए आर्टिफिशियल नोट्स बनाए गए, उनके पीछे भागने के चक्कर में हसन ज़य्याद जो जानी मानी किताब है, कब से अपना दबदबा बनाई हुई है, और हन्ना फाखुरी की किताब है, इनको छोड़ दिया है। तो आपको इनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, हसन ज़य्याद को पूरा पढ़ना है। आपके सिलेबस में जितनी चीजें हैं, यूनिट 1 यहां से बहुत अच्छा कवर होता है, यूनिट 2 बड़ा अच्छा कवर होता है। इसी तरीके से असर उंदुलुसी का भी काफी ज्यादा मटेरियल है। इसी तरीके से और भी कुछ मुतफर्रिकात मालूमात हैं, जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, या उलमाए हदीस के बारे में, उलमाए अहले हदीस के बारे में, ठीक है, मुहद्दिसीन के बारे में, या इसी तरीके से लुग़वियीन के बारे में, खलील बिन अहमद अल फराहिदी, सीबावई, नहवियून के बारे में, मानी जो फर्रा की किताब है, फर्रा के बारे में पढ़ने के लिए, गर्चे हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हमको पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से आखिर में शौकी, बारूदी, हाफिज इब्राहिम, एक आध दो बंदों के बारे में
असर हदीस के बारे में भी हसन ज़य्यात में मौजूद है। तो इसलिए हसन ज़य्यात को आपने ज़रूर पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना किसी को भी, किसी ने भी। और आप बगैर हसन ज़य्यात के निकल तो जाएगा, कोई मसला नहीं, किसी का भी जेआरएफ निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं होगी कि आप इस किताब को ना पढ़ें। इसी तरीके से हन्ना फाखुरी को भी आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है? ज़रूर पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आप उसको पढ़ें। क्योंकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। ये जब आप पढ़ते हो, ये एग्जाम का जो पैटर्न बदल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल बेस्ड चीजें आ रही हैं कि अल खिताबा फिल असरिल इस्लामी क्या था, अभी जेके सेट में आया था पिछले सितंबर में कुछ, है ना? तो उसके लिए आपको इस तरह का मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, वरना कब तक ही रट्टे वाली चीजों पे ही पढ़ते रहोगे कि उसका लकब क्या है, उसका लकब क्या है, उसका लकब क्या है। कुछ टाइम पढ़ने के बाद, 6 महीना 4 महीना पढ़ने के बाद वो रट्टे वाली सारी चीजें माइंड में आ जाती हैं। बाद में चाहिए होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि हमें पता चले कि अन्नस्र अल अरबी हत्तल असर अल अब्बासी क्या था, अल खिताबा फिल असर अल जाहिली, अन्नस्र फिल असर अल जाहिली ये हकीकत में क्या है, इसके बारे में आपको पता चले, है ना? अन्नस्र फिल असर अल जाहिली क्या क्या चीजें थी, क्या कहना चाह रहे हैं, या अल खिताबा फिल असर अल जाहिली, असर जाहिली में जो खिताबत थी उसके क्या क्या खुसूसियात थी। यही हमारे सिलेबस में पढ़ाया भी जाता है जब पीजी वगैरह में। तो अब अगर उसके बाद यूनिट 2 हमारा शुरू होता है, जिसमें अल खिताबा फिल असल जाहिली, यहाँ पर 2 बंदों को पढ़ना होता है, खुस बिन साइदा लियादी को और इसी तरीके से उक्सुम बिन सैफी अत-तमीमी को। अल खिताबा फिल असल जाहिली यहाँ पर ज़िमनी तौर पे गोया कि आपको अन-नस्र फिल असल जाहिली, और यहीं से आपने देखा ना, जो अमसाल वाला क्वेश्चन आया, मसल पूछी गई आपसे, जो मसल वाला क्वेश्चन आया था, मसल वाला की अमसाल कहावतें, शायद इस बार तो नहीं आया कोई मसल से, कहावतें होती हैं बहुत सारी, तो उन कहावत का क्वेश्चन यही से तो है, अन्नस्र फिल असरिल जाहिली से, कि अन्नस्र फिल असरिल जाहिली में हिकमतें होती थी, हिकमतें खुद बिन साइदा की हैं, उक्तुम बिन सैफी की हैं, इनके अलावा भी लोगों की हिकमतें होती थी, इनके अलावा भी लोगों की हिकम हैं, अमसाल हैं, तो यहीं से तो पूछा जा रहा है। हमें लगा कि यूनिट 10 से आया, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा। फिर उसके बाद अन्नस्र फिल असरिल इस्लामी, नसर असर इस्लामी का जो नसर है, खासकर अल कुरान करीम, अल हदीस नबवी, कुरान करीम का अदबी अहमियत क्या है, कुरान करीम के बारे में जानना और उसका अदब पे क्या फ़र्क पड़ा है, अदब को क्या दिया है कुरान ने, हदीस नबवी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कलाम के ज़रिया क्या रोल रहा है आपका अदब पर और अरबी लैंग्वेज पर, और उसका क्या फ़र्क रहा है, इन चीज़ों को भी इंशाअल्लाह हम जानेंगे। फिर उसके बाद अल खिताबा फिल असर इस्लामी, असर इस्लामी में खिताबत कैसी रही, शायद यहीं से जेके सेट में क्वेश्चन आया कि खिताबा कैसी थी, खिताबा का अंदाज क्या था, या कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, मुझे अभी इस टाइम पे स्टेटमेंट्स मुझे याद नहीं है। तो इनमें खुतबा में हम 4 लोगों को पढ़ते हैं, अली बिन अबी तालिब, ज़ियाद बिन अबी, कभी-कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आ जाती हैं, तो वो यहाँ से पूछा जाता है, कहाँ से? यहाँ से पूछा जाता है। उसके अलावा अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ज़ियाद बिन अबी, हज्जाज बिन यूसुफ अत-तक़फ़ी, तारिक बिन ज़ियाद, ये खुतबा हैं इस पीरियड के, इनको भी इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे असर इस्लामी का। असर इस्लामी जो कि असर सदर इस्लाम में है, अली बिन अबी तालिब, और उसके बाद ये तीनों जो हैं असर उमैया से, या ज़ियाद बिन अबी का आधा पीरियड उधर है, आधा पीरियड इधर है, हज्जाज का भी थोड़ा-सा है ना? तो फिर उसके बाद रसाइल आते हैं, इसको कह देंगे आप अन्नस्र फिल असर उम्वी या फिर असर अब्बासी, क्योंकि अब्दुल हमीद अल कातिब वो पूरे के पूरे अब्बासी, पूरे के पूरे उम्वी से ताल्लुक रखते थे। 132 में उनका इंतकाल हो गया था और उम्वी खुलफा के साथ रहे थे। फिर उसके बाद जाहिज वगैरह हैं, ये सारे के सारे अब्बासी हैं, है ना? तो अन्नस्र फिल असर अब्बासी है, और यहीं पर नीचे जाके कलीला दिमना भी मौजूद है। तो कलीला दिमना के लिए हम यहाँ पर अन्नस्र फिल असर अब्बासी में या उम्वी में इब्नुल मुकफ्फा को भी पढ़ेंगे, इब्नुल मुकफ्फा को भी पढ़ेंगे, यहाँ इसमें कह लो, या फिर कलीला दिमना होने की वजह से, किताब होने की वजह से इब्न मुकफ्फा को भी पढ़ा जाएगा। तो अब्दुल हमीद अल कातिब, इनके बारे में आता है कि सबसे शुरुआत में रसाइल की शुरुआत करने वाले हैं, या उनके लिए कवायद वज़ा करने वाले हैं। जाहिज जो हैं बहुत बड़े इंसाइक्लोपीडिया माने जाते हैं, हर उलूम में इनको महारत थी। काजी फाजिल जो हैं आगे पीछे सबसे फौकियत ले गए इंशा परदाजी में। इब्नुल अमीद जाहिद सानी का इनको लक़ब दिया जाता है। साहिब ने अब्बाद वजीर थे, इब्न अमीद वजीर थे। ये इस तरह की कुछ चीजें इन लोगों को हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद असर अब्बासी में, जैसे कि शेर में, शेर उम्वी में एक नई चीज की शुरुआत हुई, नकाइज। नकाइज होते हैं, कौन से फन में होते हैं नकाइज, कौन सी गर्ज में होते हैं नकाइज, कोई बताएगा मुझे? नकाइज, साइफा बताओ आप। सईदा, नकाइज कौन सी गर्ज में होते हैं?
जी, कोई बोले। ऐप में साइड में जाएंगे, वहां पे लाइव सेशन आता है, लाइव लिखा हुआ होता है, वहां ज्वाइन करें फिर हो जाएगा। जी कफील बताइए, नकाइस किस गर्ज में होते हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हिजा में है ना, हिजा में होते हैं। किस में होते हैं? हिजा में। तो उसका एक स्टाइल होता है, जब नकाइस को पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह हम उसको पढ़ लेंगे, उसके बारे में क्या तफसील है। तो इसी तरीके से जो असर उम्वी में नकाइस की शुरुआत हुई, तो यहां पर नस्र में, असर अब्बासी में मकामात की शुरुआत हुई। मतलब कहानी को एक नए स्टाइल में लिखने का तरीका, मकामत, मकामा, है ना, मकामा, कि आप एक जगह बैठे और पूरी कहानी वहीं बैठ के लिख दी। इस तरह से चीजें, मकामा इस तरह से लिखे गए। बस मकामा कहानी ही है। इसमें क्या किया गया, मुहस्सनात बदीइया, जो कि शायरी की चीजें समझी जाती हैं, जो हम इल्मुल बदी में पढ़ेंगे क्या होते हैं मुहस्सनात बदिया वगैरह, जो शायरी के खसाइस में माने जाते हैं, उन चीजों को मकामात में ज्यादा, मतलब उनको ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई मुहस्सनात बदिया वगैरह के जरिया। और मुश्किल अल्फाज का, मुश्किल मुफरदात का इस्तेमाल किया गया मकामात में। बाकी इनकी क्या खसूसियात हैं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर किसस वाले हिकायात में, मतलब गोया की कोई किताबें हैं, कलीला दिमना है, अल्फुलैला वलैला है, किसस व कहानियां जिनको बाद में जमा कर दिया गया। और कलीला व दिमना ये संस्कृत की किताब है, जिसका तर्जुमा किया गया पहले फारसी कदीमा में, बहलविया में, और उसके बाद उसको अरबी में ट्रांसलेट किया गया। और अरबी से ही इस कहानियों को, इन कहानियों को शोहरत मिली है। तो इन दो कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। कलीला दिमना के मौलिफ तो हमें पता है इब्नुल, या मुतरजम हमें पता है इब्नुल मुकफ्फा है। लेकिन अल्फ लैला व लैला के बारे में कोई नहीं आता है कि बहुत सारे लोगों ने इसको किया है। हालांकि बहुत सारी जगहों पर अबू हय्यान तौहीदी की तरफ निस्बत की जाती है, तो उनको तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो तो ऐसी शाज कौल है। लेकिन इब्नुल मुकफ्फा की लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ये आपके दो यूनिट हो गए, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट। इसके लिए सबसे बेस्ट मजदर, अगर कुछ ना भी पढ़े ना इन दोनों के लिए, यानी हसन जय्यात बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है हसन जय्यात में इनके बारे में। और इसी तरीके से हन्ना फाखुरी को भी आपको रुजू करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा यूनिट शुरू होता है। तो तीसरे यूनिट में पुराने अदब से, क्लासिकल लिटरेचर से ये वाला आता है, अदब उंदलुसी। ये भी आपका हसन जय्यात में काफी अच्छा दिया हुआ है। हालांकि हसन जय्यात में सबके बारे में नहीं है, इनमें से शायद इनके बारे में नहीं है, इन चारों के बारे में है शायद। ठीक है, तो लेकिन जितना भी है बहुत अच्छा है हसन जय्यात में, तो आपने जरूर पढ़ना है हसन जय्यात को। तो यहां पर अदब उंदलुसी की शुरुआत होती है अदब कदीम में। अदब उंदलुसी ये यूनिट 3 है। यूनिट 3 दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक आपका अदब महजरी, अदब महजरी, और दूसरा आपका अदब उंदुलुसी। ठीक है, एक हो जाता है आपका अदब महजरी और एक आपका अदब उंदुलुसी। महजरी क्या है, थोड़ी सी मैं जुमला कुछ बातें कह दूंगा वहां पे, लेकिन यहां पर अदब उंदुलुसी को देखें। तो अदब उंदुलुसी में कुछ चीजें भी हुई। एक नए अंदाज की शायरी कहना शुरू हुई, मुअश्शहात। ठीक है, अज़जाल आए वहां पर, कव्वालियां आप कह सकते हो, कव्वालियां कहने शुरू हुई अज़जाल को, बल्कि कव्वालियां ही कहा जाता है अभी मॉडर्न पीरियड में इसको, अलग अलग जगहों पे, लबनान वगैरह में आप जब उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे थोड़ी बहुत। फिर शेर तबिया, शेर तबिया का मतलब नेचर के बारे में शायरी करना, दरियाओं के बारे में शायरी करना, पहाड़ों के बारे में शायरी करना। ठीक है, या जो भी आप ट्रेवल कर रहे हो, आप बहुत सारे लोग पत्नी कहाँ का मसूरी और मनाली और कश्मीर हर जगह घूमने जा रहे हैं, उसके बारे में फिर कहेंगे ये दरिया देखे, ये पहाड़ देखे, ये झुमझे, ये झरने देखे, ये झीलें देखी और मजा आ गया। तो शेर तबिया के बारे में कहा जाता है कि शेर तबिया तो भाई साहब हमें इब्नुल रूमी के यहाँ पर भी मिलता है, हमें इम्रुल कैस के यहाँ पर भी मिलता है, हमें बहुत सारे जाहिलियत में भी शेर तबिया, तबियत की शायरी मौजूद है। तो यहाँ पर ऐसा क्या स्पेशल कर दिया इन लोगों ने? तो कहा कि इन लोगों ने बस एक मुस्तलह ईजाद की है, टर्मिनोलॉजी दी, यानी उसको नाम दे दिया, एक तरह से नया नाम दे दिया, क्योंकि ये शायरी बहुत ज्यादा हुई यहाँ पर। उंदरुस काफी ज्यादा खूबसूरत था, जैसे कश्मीर कह लो आप, उसमें जो भी शायर पैदा होंगे फिर तो वो अपनी गुणगान गाएंगे अपनी जगहों के। तो ऐसा इस तरह का बहुत, हर किसी ने शेर तबिया कहा है, कोई भी उनका गर्ज रहा। इब्ने जैदून का असल फन गजल है, लेकिन उसने भी, उन्होंने भी जो है आपका तबीयत में शायरी की। तो हर किसी ने गोया की तबीयत में शायरी करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से एक नया नाम दिया गया। तो मुअश्शहात, अज़जाल, शेर तबिया, इनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो बड़े बड़े शुआरा हैं, जिनमें से 4 शुआरा हैं और 3 आपकी शवायर हैं, शायरात हैं, इब्न दर्राज अल-कुश्तली, इब्न खफ्फाजा, इब्न हानी। इब्न खफ्फाजा आपका यही शायर तबिया वाले,
इब्न हानी जो हैं ये मुतनब्बिल गर्ब इनको कहा जाता है। इब्न ज़ैदून बुहतरीउल गर्ब वस्फ़ में मशहूर हैं। इब्न हानी, इब्न खफ़ाजा, इब्न दर्राज अल-कुश्तली मदह में मशहूर हैं। इसी तरीके से वल्लादा बिन्तुल मुस्तक़फ़ी ग़ज़ल में हमदूना बिन्त ज़ैनब, हफ्सा बिन ज़ियाद, इन लोगों को हम देखेंगे इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद जो नस्र जिन लोगों ने लिखा है, अभी तो एक क्वेश्चन आ गया आपके, इस बार नहीं शायद उससे पहले आया कि मुहद्दिसीन में से नहीं है, मुहद्दिसीन में से नहीं है असर हदीस के। तो ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कहूंगा, इस तरह के क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह का एक दो क्वेश्चन आ जाए, ट्रेंड बन जाए तो अलग बात है कि लगातार 3-4 क्वेश्चन किसी साल डाल दिए, या इस तरह का एक ट्रेंड बन चुका है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन होते हैं तो उनके पीछे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है ना। वो पीवाईक्यूज में आया, वहां से उतना पढ़ो, उतना सीखो, बस उतना निकाल दो। इस तरह के शुरा में मैं इस तरह के क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा हूं, जैसे यही पूछा गया कि मुहद्दिसीन में से नहीं है असर अंदलुसी में, अब कोई मुहद्दिसीन को पढ़ने जाए, वहां तो मुहद्दिसीन भी मिलेंगे, मुफस्सिरीन भी मिलेंगे, तारीखदां भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। आप उतना क्यों पढ़ने जाओगे? उतना नहीं पढ़ना है भाई साहब, ठीक है। और कभी कभी आ जाता है कि मतलब तहा हुसैन डी कार्ड से, चलो तहा हुसैन का डी कार्ड का तो मशहूर है, लेकिन कभी कभी किसी और का पूछ लिया कि फला उससे मुतासिर है, या अगानी के बारे में पूछ लिया गया कि अगानी के दूसरे जिल्द में क्या है, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। इन क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना होता। अरे भाई, हमसे आसान क्वेश्चन हल नहीं हो रहे, 90 क्वेश्चन ईजी होते हैं, ठीक है, वही हल नहीं हो रहे 90 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन, इतना तो डिफिकल्ट भी नहीं आता, ठीक है। तो ये आलाम नस्र में है आपका इब्न हज़्म है, इब्न तुफैल है, इब्न शुहैद है, इब्न अब्द रब्बी है। इब्न अब्द रब्बी बड़े शायर में से भी हैं, ठीक है। और इनके तरफ कहा जाता है कि मुक़द्दम बिन मुआफ़ा अल क़बरी से पहले इब्न अब्द रब्बी ने मुअश्शहात कहे हैं। तो ये शुआरा में से भी आते हैं। इब्न तुफैल, इब्न शुहैद की भी शायरी है, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे। और अदब उंदलसी को पढ़ने के लिए मैंने कहा कि आप यही हसन ज़ियाद का सहारा लें, और उसके बाद हन्ना फाखूरी का सहारा लें जो अदब कदीम में लिखी गई है। फिर उसके बाद आपका आता है अदब महजर। अदब महजर का मतलब क्या है? महजर का मतलब जो माइग्रेंट, हमारे अरब से जो लोग बाहर चले गए थे, अपनी अरब की जगहों को छोड़कर, खासकर बहुत सारी जगहों से गए, लेकिन खासकर जो आपका शाम का इलाका है, और इसी तरीके से लबनान के जो लोग आपका अमेरिका चले गए। दो अमेरिका होते हैं, एक आपका ऊपर का अमेरिका है जिसको नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है, ट्रंप वाला अमेरिका, और इसी तरीके से एक नीचे वाला होता है जिसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है, ठीक है। नॉर्थ वाले अमेरिका को अल अमेरिका शिमालिया कहा जाएगा, और नीचे वाले को आपका अल अमेरिका अल जुनूबिया कहा जाएगा। चुनांचे हमारे यहाँ शाम से, ठीक है, शाम से और लबनान से, लबनान नीचे ही ना, सूर्या ऊपर, तो शाम, हालांकि ये सब मिला के भी होता है, तो शाम और लबनान से जो लोग यहाँ हिजरत करके गए, कुछ लोग यहाँ गए, कुछ लोग यहाँ गए, और जो यहां रहने लगे, ठीक है, उनको महजर शिमाली वाला अदब कहा गया। और उन्होंने वहां जाकर अपनी अदबी जमियात का क्याम किया, अदबी जमियात कायम की। चुनांचे ये आपके 5 लोग हैं, ये महजर शिमाली वालों में से माने जाते हैं, ट्रंप वाले जगहों पे ये गए। और नीचे गए ये अर्जेंटीना और ब्राजील, जो लेटिन अमेरिका है, ठीक है, ये ब्राजील है, और नीचे आपका अर्जेंटीना है छोटा सा। तो यहां पर जो गए ये आपके अमेरिका और जुनूबिया माने जाते हैं। तो गोया कि हमारे अरब के लोग जो बाहर जाकर रहने लगे, और जब बाहर रहे, अमेरिका रहे, अमेरिका शिमाली रहे, नॉर्थ अमेरिका या आपका साउथ अमेरिका, वहां पर जाके जो उन्होंने पोइट्री की, जो शायरी की, उस शायरी को भी पढ़ना होता है। चुनांचे नॉर्थ अमेरिका में राब्ता कलमिया की बुनियाद डाली इन लोगों ने, जुबरान खलील जुबरान, इलिया अबू माजी, नसीब अरीजा, और रशीद अयूब और मिखाइल नुआइमा, और उसके बाद मिशाल नोमान मालूफ, इन लोगों ने अमेरिका जुनूबिया में अल उसबा अंदलुसिया की बुनियाद डाली। ये कहां से पढ़ना होगा? अभी एक नया ट्रेंड यहां पर देखा जा रहा है कि इन लोगों की शायरी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि इस बार मेरा पूरा फोकस है कि शायरी वगैरह को काफी डिटेल में जितनी भी शायरी अहम अहम मिल सकती है। हालांकि शायरी पता पूरी भरमार होती है। 5 दीवान है इलिया अबू माजी के, ठीक है, 4 दीवान मशहूर है, 4 या 5 दीवान है, ठीक है, इलिया अबू माजी के। तो आप समझ रहे हो कि उसमें एक दीवान में कितने कसीदे होते हैं। हम नहीं पढ़ सकते, मतलब क्या पूछ लिया जाए उसकी हद नहीं है, लेकिन हमें बस एक मैक्सिमम ट्रायल करना होता है कि कहाँ कहाँ फेमस चीजें लिखी गई हैं। बहुत सारी हमारे असातिज़ा किताबें लिख देते हैं, है ना, जैसे अयूब सर की यहाँ पर कोई किताब है इस तरह की कुछ है, तो उन्होंने कुछ जुबरान के बारे में लिखा, फिर जुबरान का कोई कसीदा दे दिया, इलिया के बारे में लिखा तो इलिया का कोई कसीदा दे दिया, नसीब का। तो ऐसा हमारे अलग अलग असातिज़ा ने काम किया हुआ है। अगर वो किताबें हमारे सिलेबस में है या हमारे आसपास नजर आ जाती तो हम उनका मुताला कर लें, है ना, उनका मुताला कर लें। या फिर हम जो है, माना जुबरान खलील जुबरान के बारे में आप सिर्फ डाल दोगे
तो उनके आप इमेजेस की शक्ल में बहुत सारे अशार आ जाते हैं, बहुत सारे उनके अकवाल वगैरह आ जाते हैं, तो आप उन पे नजर डाल लिया करें कभी कभी, ठीक है। तो उससे चीजें, और उनके नोट भी बना सकते हो, क्योंकि अकवाल भी पूछे जाने लगे हैं। अभी इनका हला मुस्तगानमी का कौल पूछा गया है ना, इंदमा नफकिदुल हुब्बा नफकिदु कसीदतन व इंदमा नफकिदुल वतना नक्तुबु रिवायतन, इस तरीके से उन्होंने बोला, नक्तुबु रिवायतन। तो अकवाल वगैरह के लिए मिसाल के तौर पे जुबरान खलील जुबरान को, और जब इनकी सीरा जातिया वगैरह आप जब पढ़ने जाओगे तो वहां पर भी काफी पोइट्री लिखी होती है। और इसके लिए कहां पढ़ोगे आप, ओवरऑल जो किताबें, वो यही इनकी हन्ना फाखुरी साहब की जो किताब है हदीस वाली, वहां पर इनके बारे में मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है, उनके बारे में यहां पर मिल जाएगा। इसी तरीके से अदब महजर पे ईसा अन्नाउरी की किताब है, या इसी तरीके से और बहुत सारी किताबें हैं। ये सिर्फ ऑप्शनल है, ये बाद वाला हन्ना फाखुरी को तो पढ़ना है, मैं जरूर कहूंगा, लेकिन जो बाद में बोल रहा हूं कि अदब महजर पे स्पेशली बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, अगर आप उनमें से किसी को पढ़ना चाहें एज अ रेफरेंस के तो पढ़ सकते हैं, वो ऑप्शनल होगा, ठीक है। बाकी हन्ना फाखुरी, ये अदब अंदलुसी के लिए आपका हसन ज़य्यात और इसी तरीके से हन्ना फाखुरी दोनों को आपको रेफर करना चाहिए। फिर उसके बाद यूनिट 4 आता है। यूनिट 4, ये तो मतलब देखो, सच में रहम की बात कहें कि हम पे रहम करते हैं अरबी वाले, वरना उर्दू वाले काफी डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। उर्दू वाले अपनी पोइट्री को लेके, नक्द वगैरह को लेके काफी डेप्थ में जाते हैं। हमारे बंदे हमारे इसमें इतने डेप्थ में नहीं जाते इन चीजों को लेके, लेकिन चूंकि अरबी है वही हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये अन्नक़्दुल अदबी व आलामुहु, क्योंकि देखो नक़्द अदबी पूरा एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहां से शायद उतने क्वेश्चन नहीं बनते। नक़्द अदबी पूरा मतलब किताबें लिखी हुई, उसूल नक़्द अदबी, पता नहीं क्या से क्या लिखा हुआ है, अन्नक़्द अदबी फिर नक़्द अदबी, समझ रहे। तो ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन शायद अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूं कि रहम करते हैं ये लोग हम पे, कि यहां से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, कुछ भी नहीं आता। और जब भी एक भी क्वेश्चन इधर उधर का आ जाए, वो क्वेश्चन हमारे लिए हवा खराब कर देता है हमारी अक्सर की। अक्सर क्वेश्चन जो आलाम से आते हैं, उनकी किताबें क्या हैं, आलाम के बारे में। और इसमें असर जाहिली में नक़्द कैसा था, और नक़्द का मतलब होता है कि आपके सामने कोई पोइट्री पढ़ी गई, तो आप बताएं ये पोइट्री कैसी है, ये पोइट्री अच्छी है या बुरी है, ठीक है। पहले पोइट्री को पढ़ो, उसका दिरासा करो, उसकी तहलील करो, फिर उसकी तकीम करो, उस पर हुक्म लगाओ, फिर उसके बाद, है ना, उस पर हुक्म लगाइए ये अच्छी है या बुरी है। फिर उसके बाद ये अच्छी है तो उसके महासिन बताइए, ये बुरी है तो उसके महासिन बताइए। यही तो किया है मसावी कि उसके अशार के बुराइयां क्या हैं, महासिन उसके फला के अशार की या उस पीरियड के अशार के महासिन क्या हैं, यही तो होता है बाद में जाके। तो ये नक़्द का मतलब होता है। और इसमें नक़्द नक़्द फिल असल जाहिली, यहाँ पर कोई आलाम वगैरह नहीं है, लेकिन हमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्वेश्चन इस तरह के थोड़े आने लगे हैं, थोड़े कंसेप्चुअल, कि असर जाहिली में नक़्द कैसा था, असर इस्लामी में नक़्द कैसा था। और उसके बाद हकीकी जो प्रिंसिपल बेस्ड, मेथड बेस्ड जो नक़्द शुरू हुआ, इससे पहले का जो नक़्द हुआ करता था यहाँ पर असर जाहिली में, असर इस्लामी में, इसमें उम्वी इंक्लूडेड है। यहाँ पर जो नक़्द होता था बस फित्री होता था, बदही होता था कि फला सामने वाले ने शायरी पढ़ी, मुझे शायरी का शौक है, मुझे खेलना आता है क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर हूं मैं, नाबगा दुबियानी हूं मैं, मुझे खेलना आता है, कोई मेथड वेथड नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ये बच्चा अच्छा खेलता है, ये विराट कोहली अच्छा खेलता है, 6 साल का बच्चा, बस खनसा ने ये शायरी पढ़ी है, ये अच्छी शायरी की है, हसन बिन साबित तुमसे भी अच्छी शायरी की है खनसा ने, नाबगा दुबियानी को तो बदी होती थी। मतलब बंदा टैलेंटेड है, बंदे के पास इल्म है, नॉलेज है, तो उसके बाद वो बोल देता था फिल बदही तौर पर कि आपकी शायरी अच्छी है या बुरी है। और उसके बाद इस्लामी जब पीरियड आया, तो इस्लाम में चूंकि रिवायात हैं, अखलाक हैं, अकदार हैं, फजाइल की बातें हैं, बहुत सारी बातें अगर इस्लामी अखलाक से, इस्लामी अकदार से, इस्लामी वैल्यूज से, इस्लामी बुनियादों से अगर टकराती हैं, तो उसकी बुनियाद पे भी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, सुकैना बिनते हुसैन या बहुत सारे जो उस पीरियड में कुछ शायरी की जौक शौक रखने वाली थी, उन लोगों ने कहा कि ये शायरी अच्छी नहीं है आपकी। तो ये होता था। लेकिन उसके बाद आते हैं इब्न सल्लाम अल जुमही, वो मुफाजलत शुआरा, शुआरा के दरमियान कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, तबकात बनाते हैं, कौन अच्छा है, कौन बेहतर है ना, उसका वो काम करते हैं और प्रिंसिपल बेस्ड करते हैं कि जौदत शुआरा, उनके मानी को देखा जाएगा, इसी तरीके से किसने ज्यादा शायरी की है वो देखा जाएगा। और इन्होंने पहली बार किताबें लिख दी तबकात शुआरा करके, तबकात फुहुल शुआरा इब्न सल्लाम अल जुमही ने। और उस टाइम पे इब्न सल्लाम अल जुमही पहले इंसान हैं जिन्होंने नक़्द अदबी में किताब लिखी, उसके उसूल वज़ा किए,
उसके मेथड बनाए कि किसी चीज पर नक्द किया जाएगा, किसी को अच्छा बुरा कहा जाएगा तो उसूल की बुनियाद पर कहा जाएगा। ये नहीं कि अपने जौक के हिसाब से किसी को अच्छा कह दिया या हमें अच्छा लग रहा है तो अच्छा, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। तो इन लोगों ने उसूल बनाए, तो गोया कि नक्द अदबी की शुरुआत यहीं से होती है। और इब्न सल्लाम अल जुमही उन्हीं नक्द की बुनियाद पे जब इन्होंने देखा, इनको मालूम हुआ यार ये शायरी इम्रुल कैस की तो नहीं लगती, ये शायरी फलाह की तो नहीं लगती, है ना। तो उसके बाद इन्होंने कज़ियत इंतिहाल फिर शेर जाहिली की बात उठाई कि बहुत सारी शायरी ऐसी है, कज़ियतुल इंतिहाल का मतलब कि बहुत सारी शायरी ऐसी है जो इम्रुल कैस की शायरी नहीं है लेकिन उनकी तरफ निस्बत कर दी गई है ना। वो नहीं है इम्रुल कैस की शायरी लेकिन उनकी तरफ निस्बत कर दी गई है। वो नहीं है नाबिगा जुबियानी की शायरी लेकिन उनकी तरफ निस्बत कर दी गई है। इसी तरह आज मैं इब्न रूमी को पढ़ रहा था तो इब्न रूमी के बारे में आया कि उनके भी उनके खुद के अशार दूसरों की तरफ निस्बत कर दिए गए हैं बेचारे। तो फिर जो बाद वाले जो उन पर मुहक्किक तहकीक करने वाले हैं, मैं मेरे जहन से नाम निकल रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब ये शायरी जो है वो इब्न रूमी ही की शायरी हो सकती, किसी और की शायरी नहीं हो सकती वो। ठीक है, तो इस तरह का मतलब मसला हुआ है कज़ियतुल इंतिहाल का मसला। तो फिर उसके बाद इब्न कुतैबा दैनवरी आए जिन्होंने अपनी किताब लिखी है शेर व शुआरा, तराजिम पर लिखी जाने वाली सबसे अहम किताब मानी जाती है। ठीक है, अश्शअर व शुआरा तराजिम पर लिखी जाने वाली सबसे अहम किताब मानी जाती है। और इन्होंने इसके 2 जिल्दों में है, पहले जिल्द में काम किया और मुकदमे पर उन्होंने जो नक़्द के जो उसूल हैं या नक़्द के पर मुकदमा लिखा है, काफी बेहतरीन है। फिर उसके बाद क़ुदामा इब्न जाफ़र, इन्होंने नक़्दुश शअर नक़्दुन नस्र 2 किताबें लिखी। इब्न रशीक अल क़ैरवानी बहुत बेहतरीन किताब इन्होंने लिखने की कोशिश की कि यार इससे पहले लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया, मैं कुछ अच्छे से काम करता हूँ। क़ुदामा इब्न जाफ़र जिन्होंने पहले बंदे हैं जिन्होंने शायरी की तारीफ की कि ये असल शायरी की तारीफ है। और उसके बाद इब्न रशीक अल कैरवानी ने जो किताब लिखी है अल उम्दा, काफी उम्दा मानी जाती है वो। उसके बाद अबुल कासिम बिश्र अल आमदी, उनकी अच्छी किताब है जो अबू तम्माम और मुतनब्बी के दरमियान मुआजना किया। अब्दुल काहिर अल जुरजारी ने बलागा में नक्द के और बलागा में काफी अच्छा काम किया, 2 अहम किताबें इनकी मानी जाती हैं। तो इन लोगों की सीरा जातिया पढ़ना होती है हमें, इनके बारे में बायोग्राफीज वगैरह और इनकी किताबों के बारे में जानना होता है। और उसके अलावा क्या काम किया है इन्होंने नक्द में वो भी हमें समझना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये भी आपको कहां मिलेगा, ये जो कदीम है हसन जय्यात में भी किसी के बारे में यहां पर इनके बारे में लिखा हो, और इसी तरीके से जो नक़्द कदीम है हन्ना फाखुरी की उस किताब पे भी मिल जाएगा। उसके अलावा नक़्द अदबी पे जो स्पेशल किताबें हैं, खासकर किताबें लिखी गई हैं, आप उन किताबों को भी रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा। उसके बाद अन्नक़्द फ़िल रस्ल अल हदीस, इसके लिए कहां पढ़ेंगे, इसके लिए जो हन्ना फाखुरी की अदब हदीस है वो पढ़ सकते हैं। अन्नक़्द फ़िल रस्ल अल हदीस बस उसूलन तो वही था जो पुराना था नक़्द फ़िल रस्ल अल अब्बासी, बस कुछ नई चीजें आ गई यहाँ पर, है ना। नए नए मेथड्स आ गए, नए नए प्रिंसिपल्स आ गए, नए नए स्टाइल आ गए। देखें असर अब्बासी से निकल के अब असर हदीस में आओगे तो काफी कुछ बदलेगा, है ना। काफी खूबसूरत, काफी डेकोरेशन देखा जाएगा, चीजों को नए अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में करने, उस तरह से पैमाना बनेगा। तो उसमें जो नुकात पैदा हुए, आपके हुसैन अल मरसफी हैं, तहा हुसैन है, सबसे पहले नाक़िद समझे जाते हैं, काफी बड़े बड़े लोगों के असातिज़ा हैं, ये उस्ताद हैं। फिर उसके बाद तहा हुसैन, अब्बास महमूद अल अक्काद, ये 2 बड़े नाम हैं नक़्द के। फिर उसके बाद अहमद शाह, मोहम्मद मंदूर भी बड़ा नाम है, गुनैमी हिलाल अदब मुकारिन में, मीखाइल आइमा, ये भी अदब में इन्होंने काम नक़्द में काम किया है, खासकर जो इनकी किताब है ग़िरबाल, और ग़िरबाल में इन्होंने शौक़ी ज़ैफ़ और बारूदी वगैरह पर नक़्द किया है। फिर उसके बाद शौक़ी ज़ैफ़ की नक़्द में किताबें हैं, और अब्दुस सलाम अल मुसद्दी जो कि लुग़वियात में या लिसानियात में माने जाते हैं, तूनिस से हैं, अभी जिंदा हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 4 है, जिसके लिए जो नक़्द कदीम है हन्ना फाखुरी की कदीम वाली किताब से इस्तिफादा कर सकते हैं, और जो नक़्द हदीस है इसके लिए हन्ना फाखुरी की हदीस वाली किताब से आपको जरूर इस्तिफादा करना चाहिए। ठीक है, कोई और दूसरी किताब मैं नहीं बता रहा, उमर फर्रुख वगैरह, क्योंकि देखिए सब में कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन ओवरऑल जो ज्यादा फायदा दे सकती है उस किताब की तरफ आपकी रहनुमाई की जा रही है। वरना आपका हन्ना फाखुरी की किताब है, फिर उसके बाद उमर फर्रुख की किताब है, शौक़ी ज़ैफ़ की किताबें काफी शौक से पढ़ी जाती थी, उन किताब की तरफ भी आपकी रहनुमाई की जा सकती है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा आप पे बोझ नहीं डाल सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नोट्स वगैरह में हमारे नोट्स होंगे या किताबें मौजूद हैं, आप उनसे इस्तिफादा करें। लेकिन ये किताबें जरूर पढ़ना, ये 2 किताबें मैं आपको बोल रहा हूं, ये 2 किताबें आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि मतलब नॉलेज थोड़ी एक्सपेंडेड हो, सिर्फ रट्टाफिकेशन वाली मालूमात यहां पर जमा ना हो। जब सिर्फ रट्टाफिकेशन वाली मालूमात जमा हो जाती है ना, तो लिंकेजेस नहीं बैठ पाती ना, हमारी अपनी नॉलेज में रीजनिंग कम हो जाती है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था बस ऐसा हुआ। सारी चीजें ऐसी नहीं होती कि ऐसा हुआ, डिटेल में पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। समझ रहे हैं, अगर कोई किसी ने शादी नहीं की तो क्यों की,
किसी ने रसा इतना ज्यादा, इब्न रूमी ऐसा था तो ऐसा क्यों था, इब्न रूमी की शायरी ऐसी थी तो क्यों थी, आपने सिर्फ पढ़ दिया कि हाँ बड़ी इस तरह की शायरी थी उसकी, लेकिन क्यों थी, क्यों ऐसा किया था, क्यों उसकी मौत जल्दी हो गई थी, क्यों बादशाह ने उसको मार दिया था, या उसकी शायरी का ये अंदाज क्यों था, यही तो पढ़ना होता है। तभी तो हमें समझ में आएगी हिस्ट्री और अरबिक लिटरेचर, इसीलिए ही तो पढ़ना होता है, ताकि पता चले कि ये जो अंदाज है ये शायरी का, है ना। जैसे मुतनब्बी को आज मैं पढ़ रहा था तो मुतनब्बी के बारे में आया कि उन्होंने काफूर अल इख्शीदी के बारे में जो उसकी हिजू की है ना, वो हिजू मदह के अंदाज में है कि सामने वाला समझ भी ना पाए। वो तो बाद में इब्न जिन्नी आए और इब्न जिन्नी ने बताया कि भाई साहब ये तारीफ नहीं की जा रही, ये बुराई की है काफूर अल इख्शीदी की, तुम कहां चक्कर में पड़े हो। समझ रहे, तो वो कंटेक्स्ट से ही तो पता चलता है। इसलिए तो हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर पढ़ते हैं हम। ये हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं कि शायर वहां गया उसके साथ रहा उसके साथ रहा, ताकि हमें सिचुएशन से समझ में आ सके, हमें उनके रिश्ते समझ में आ सके। शुरुआत में गया मुतनब्बी सैफुद्दौला हमदानी के पास, उसने इस तरह की शायरी की क्योंकि रिश्ते अच्छे थे। बाद में रिश्तों में पेचीदगी आई, बाद में रिश्तों में पेचीदगी ऐसी आई कि हसद वाला माहौल बन गया उनके खिलाफ। तो उस टाइम पे कैसी शायरी की, जाते जाते टाइम पे शायरी कैसी की, जब जुदाइयां हो गई, जुदाई के बाद जो अट्रैक्शन होता है बाद में कि जुदाई हो गई, नहीं होना चाहिए थी जुदाई, तलाक हो गई, नहीं होना चाहिए थी तलाक, है ना। शायद अख्तल के केस में है, तलाक नहीं होना चाहिए थी, दोनों रो रहे थे, मियां बीबी दोनों रो रहे थे, तो तलाक नहीं होना चाहिए थी। तो बाद वाले में शायरी कैसी की है, या रसायल लिखे तो कैसे रसायल लिखे हैं, बाद में भी रिश्ता कायम रहा उनका। तो उन चीजों को आपको देखना होता है, इसलिए तो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपका यूनिट 5 आता है। यूनिट 5 तो मेरी नजर में काफी मुश्किल होना चाहिए, लेकिन मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह हो नहीं पाता है, क्योंकि चीजें मतलब समझ में आ जाती हैं, हम सबको समझ में आ जाती हैं। इल्मुल बलागा, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक आपका इल्मुल बलागा है और आपका इल्मुल अरूज है। इल्मुल बलागा को तकरीबन 25 क्लासें चाहिए होती हैं, इल्मुल अरूज को हम 5 क्लासों में निपटा देते हैं। हालांकि इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम अपने एग्जाम की डिमांड के हिसाब से 4-5 क्लास में, इस बार शायद 5 या 6 में निपटाया था हमने पिछली बार, ठीक है। तो तकरीबन मतलब काफी ज्यादा क्लासें चाहिए होती हैं इस यूनिट को, सबसे ज्यादा शायद इतनी क्लासें 13-14 या कुछ क्लासों में तो 15 क्लासों में तो यूनिट 7 हो जाता है, लेकिन इसको और ज्यादा क्लासेस चाहिए होती हैं क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। देखते हैं इस बार कितनी डिटेल में पढ़ेंगे, कितना गहराई में जाएंगे और आपके साथ रहेंगे। तो यहाँ पर आपका इल्मुल बलागा है। इल्मुल बलागा के 3 होते हैं। एक आपका आता है इल्मुल मानी, फिर उसके बाद आपका दूसरा, यही तरतीब भी है, शायद क्वेश्चन आया है इस तरह का, ये तरतीब है, पहला इल्मुल मानी आता है, फिर उसके बाद दूसरे पर इल्मुल बयान आता है, और तीसरे पर आपका इल्मुल बदी आता है। बहुत सारे लोगों को चौकन्ना रहेंगे, लेकिन ऐसा है, यह हकीकत है कि इल्मुल बलागा की तरतीब में पहले इल्मुल मानी आता है और उसके बाद आपका इल्मुल बयान आता है दूसरे नंबर पर। क्वेश्चन आ चुका है इस तरह की तरतीब के हिसाब से। फिर आपका आता है इल्मुल बदी, तो इसको याद रखेंगे, इल्मुल मानी और उसके बाद इल्मुल बयान और इल्मुल बदी। इल्मुल बलागा सबसे पहले आएगा, वो इल्मुल बलागा तो सबसे पहले है, जहां पर इल्मुल बलागा मतलब उसी के अंदर है जिसमें फसाहा और बलागा की पहले तारीफ कर देते हैं। फसाहत किसको कहते हैं, फसाहत के लिए क्या शुरूत हैं, जुमले की फसाहत के लिए, इसी तरीके से कलमे की फसाहत के लिए क्या चाहिए होता है, बलागा किसको बोलते हैं, बलागा के अनासिर क्या हैं, बलागा की मीनिंग क्या है, बलागा कभी कभी कब कैसे कोई चीज बलीग हो सकती है और कैसे कब अच्छी चीज फसी होने के बावजूद भी बलीग नहीं हो सकती है, उस तरह की कुछ मिसालें। और इसके लिए जो किताब हम पढ़ते हैं वो किताब पढ़ते हैं अल बलागा अल वादिहा। अल बलागा अल वादिहा, सिर्फ अल बलागा अल वादिहा में यहाँ से एक टॉपिक नहीं है, बल्कि देखें तशबीह अल इस्तिआरा अल किनाया अल मजाज, लेकिन यहाँ देखें सिर्फ खबर और इंशा है। लेकिन इल्मुल मानी में इस बार तो हमने अल कसर पढ़ा, अल फसल वल वस्ल पढ़ा, अल इजाज, इतना सब पढ़ा है ना, वो भी आ जाता है। और यहाँ पर तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मजाज, और मजाज में आपका मजाज मुरसल, मजाज अक्ली, ठीक है, ये चीजें भी आपकी पढ़नी होती हैं। फिर उसके बाद इल्मुल बदी, इनमें से अक्सर जो है जिनास, सजा, इख्तिबास अलग से पढ़ देते हैं क्योंकि यहाँ है भी नहीं सिलेबस में, लेकिन रद्दुल अज्ज़ी अला सद्र जो है वो बलागा अल वादिहा किताब में नहीं है, जिसको आपको थोड़ा सा 1-2 पेज का नोट्स बना के उसको पढ़ाया जाता है। बाकी मुहस्सनात मानविया में तिबाक, तौरिया, मुकाबला, ये आपका बलागा वादिहा में है। उसके अलावा भी आपका 2-3 टॉपिक और पढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। मैं भी इस बार ना पढ़ाऊं क्योंकि सिलेबस देख के कि क्या चीजें हैं, शायद आती भी नहीं है वहां से। बस सिलेबस को, पीवाईक्यूज को भी देखना होता है हमेशा कि पीवाईक्यूज में क्या पूछा जा रहा है, हमेशा ये नहीं कि आपका सिलेबस में क्या लिखा हुआ है भाई उतना पढ़ाओ, ठीक है। तो इसके लिए आप बलागा वादिहा इस किताब का इससे जरूर पढ़ें। उसके अलावा कुछ लोग दुरूसुल बलागा, मैंने बस मदरसे में पढ़ी थी, दोबारा उसको कभी देखा नहीं है,
तो अब जहन में भी नहीं कि उसमें कितनी चीजें हैं, क्या है। कुछ लोग उससे भी पढ़ते हो, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम किताब है इस टॉपिक के लिए, अल बलागा अल वादिहा। और मुझे लगता है कि अगर बलागा वादिहा आप अच्छे से करोगे तो फिर कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ठीक है। इल्मुल बलागा गर्चे डिमांड तो बहुत गहरी डिमांड करता है कि आपको अच्छी जुबान आपकी होना चाहिए, लैंग्वेज आपकी अच्छी होना चाहिए, मानी आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो उसकी गहराई समझ पाओगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बार बार पढ़ने की वजह से या पीवाईक्यूज के अंदाज में पढ़ने की वजह से एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये उतना मुश्किल नहीं हो पाता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि माना मिसालें पढ़ ली हमने, फसाहा में जैसे कुछ आता है कि ताकीद लफ्जी आ गया, तो ताकीद लफ्जी की हमें मिसाल पता है, ताकीद मानवी की मिसाल हमें पता है, ज़ाफ़े तालीफ की मिसाल हमें पता है। ठीक है। बलागा में या उसके अनासिर क्या है, ये दो तीन बातें हैं वो हमें मालूम हो जाती हैं। तशबीह की अक़साम वगैरह, ठीक है, अक़साम तशबीह, उसके अक़साम, उसके अरकान, और उसके अलावा तशबीह मक़लूब वगैरह, तशबीह ज़िमनी वगैरह हम इन पे पढ़ते हैं। ठीक है। तो अच्छी बात है, अगर मुश्किल नहीं होता है। फिर उसके बाद आपका इल्मुल अरूज आता है। यहाँ पर इल्मुल अरूज में जो मुस्तलहात हैं, ये बहरे तवील, बहरे कामिल, बहरे खफीफ, बहरे बसीत, ये 4 हैं। वैसे बहूर तो हमारे 16 हैं। 15 खलील बिन अहमद अल फराहिदी के हैं, और एक मुतदारिक है अखफश का है। ठीक है। अखफश ने मुतदारिक की को का पता लगाया था, उन्होंने बाद में जो इनके शागिर्द थे खलील बिन अहमद अल फराहिदी के। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 हैं, और सिर्फ इन 4 को हम थोड़ा फोकस के साथ और काफी गहराई में पढ़ते हैं। ठीक है। बहरे तवील, बहरे कामिल, बहरे खफीफ और बहरे बसीत। लेकिन उससे पहले इल्मुल अरूज की जो असासियात हैं उनको भी समझना होता है। इल्मुल अरूज की जो असासियात हैं उनको भी समझना होता है कि वो कहां कहां से हैं। इल्मुल अरूज के लिए एक नोट्स है हमारे पास, मतलब काफी नोट्स है वैसे मार्केट में, लेकिन मतलब एक जो नोट है जिससे पिछली बार हमने पढ़ाया था वो काफी अच्छी है, उससे भी आप इस्तेफादा कर सकते हो। ठीक है। इल्मुल अरूज के लिए बाकी बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग जगहों पे। फिर उसके बाद ये अहमुल मसादिर वल मराजी अल अरबिया, ये जो किताबें हन्ना फाखरी वगैरह या हसन ज़ियाद वगैरह अलग अलग जगहों पे इनके बारे में मिल जाता है। बाकी ये विकिपीडिया, गूगल, ये तो सभी टॉपिक के लिए है। ठीक है। ये तो सभी टॉपिक के लिए है। यहाँ पर एक नया ट्रेंड थोड़ा सा देखने में आ रहा है, ज्यादा सा, मतलब कि इनके जो असहाब हैं, किताबें हैं और किताबों के जो असहाब हैं, जैसे अबुल फर्ज अल अस्फहानी वगैरह हैं, इनके बारे में भी सवाल बनना। ठीक है। जाहिज तो सिलेबस में है। इब्न खल्दून के बारे में सवाल पूछा जाना, मुबर्रिद के बारे में सवाल पूछा जाना, इब्न नदीम के बारे में सवाल पूछा जाना। तो इंशाअल्लाह इस बार जो है हम इन लोगों को भी, इनकी सीरत के बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो यूनिट है, यूनिट 7 काफी अहम माना जाता है, बहुत ज्यादा अहम माना जाता है और बहुत बड़ा भी है। इस जब मैं तैयारी करता था, इस यूनिट को 2 यूनिट के बराबर मानता था। इस यूनिट को आपका 2 यूनिट के बराबर मानता था, क्योंकि शायर शेर में देखें, आलाम शेर में ये 14 बंदे यहां पर मौजूद हैं। फिर नस्र शुरुआत होती है मकाले में 2, किस्सा कसीरा में 6, रिवाया में 12, और उसके बाद मसरहिया में 5। टोटल 43 शायद बनते हैं। 14, 2 16 और 6 22, 34 और 5 39 बन रहे हैं। ठीक है। 13 39, तो 3 3 पढ़ के 13 दिन, बल्कि 15 16 17 क्लासेस इसमें लगती हैं। तो यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं कहूंगा सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि इस यूनिट को आपने एक यूनिट की तरह लेना ही नहीं है, क्योंकि इससे 7 क्वेश्चन नहीं आते, इससे आपके आते हैं 16 और 17 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस यूनिट को आपको 2 यूनिट की तरह देखना है। ठीक है। पहला काम बस ये करना है। और उसके अलावा जो यूनिट 6 है और यूनिट 8 है, इसको आप एक यूनिट की तरह देख सकते हो, तो आपके 10 के 10 ही रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है। अब ये मेंटल आपका वर्क करेगा जब आप इसको 2 यूनिट की तरह देखेंगे। तो गोया कि 2 यूनिट को आप बांट लें यहां से, कि शेर, मकाला, किस्सा, कसीरा, इनको हम एक उसमें रखेंगे। मतलब फिर टाइम उसकी तरह डिवोट करोगे आप ये दिक्कत में नहीं आओगे, ये परेशानी में नहीं आओगे कि एक यूनिट है और इतना ज्यादा पढ़ना है। यहां से आपका दिमागी जो परेशानी है वो कम हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, ये 2 यूनिट के बराबर है, और 2 यूनिट के बराबर मुझे इसको टाइम देना है, और हमेशा 2 यूनिट की तरह कंसीडर करना है। और मैंने सच बताऊं, हमेशा मैंने इसको 2 यूनिट के बराबर कंसीडर किया था। यहां पर 17 लोग हैं, या जिस तरीके से भी आपको डिवाइड करना हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। रिवाया और किस्सा वालों को एक साथ कर दें, और उसके बाद शेर और मकाला वाले और मसरहिया वाले, इनको एक साथ कर दें, क्योंकि मसरहिया में अक्सर जो है अजीज आबादा, मसरहिया शेरिया वाले हैं। ठीक है। तो गोया कि शेर से ही गोया कि इनका ताल्लुक है, इनका दीवान है अजीज आवाजा का। तो ये कुछ लोग हैं जिनको आप देखें, शुआरा में से महमूद सामी अल बारूदी, जिनको रायदुश शि'r फिल अस्र अल हदीस कहा जाता है, अहमद शौकी जो है अमीर शुआरा इनको कहा जाता है, हाफिज इब्राहिम शायर शाअब वल मुज्तमा कहा जाता है, मारूफ अर रुसाफी जो है शायर सियासा कहा जाता है, इनको खलील मतरान
शायरुल मलहमा इनको कहा जाता है, शायरुल अख्तार अल अरबिया, शायरुल कतरैन कहा जाता है, अबुल कासिम अश्शाबी, शायरुल खजरा कहा जाता है इनको, बदर शाकिर सय्याब शेर हुर में शुरुआत करने वालों में से माने जाते हैं, रायदा मानी जाते हैं। फिर रायद माने जाते हैं नाजुकुल मलाइका, रायदा मानी जाती हैं, इराक की शायरा हैं, उमर अबू रीशा सीरिया के एम्बेसडर शायर हैं, ठीक है, एम्बेसडर शायर हैं, अरूबा अरबियत के लिए काफी इन्होंने काम करने की कोशिश की। नज़ार कुब्बानी जो है शायरुल मरा या शायरुल हुब्बी वल मरा इनको कहा जाता है, उमर अबू रीशा को, और नज़ार कुब्बानी को शायरुल मरा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि गजल में काफी ज्यादा शायरी की है। फिर उसके बाद अब्दुल्ला अल बरदूनी है, इनको मुअर्रुल यमन कहा जाता है, क्योंकि नाबीना थे, यमन के शायर हैं, काफी फुकाहिया अंदाज में शायरी करते थे, और यमन की तारीख में इनका इनकी किताबें हैं, तारीख की किताबें हैं। फिर उसके बाद फतवा तौकान आती हैं, फतवा तौकान जो कि फलस्तीन की शायरा हैं, खनसाओ फलस्तीन इनको कहा जाता है, शायरा तो फिलिस्तीन इनको कहा जाता है, उम्म शेर फिलिस्तीन इनको फतवा तौकान को कहा जाता है। महमूद दरवेश फलस्तीन से ताल्लुक रखते हैं, शायरुल मकावमा। और उसके बाद अली अहमद सईद अदनवीस जो हैं वो अभी जिंदा हैं, ठीक है, महमूद दरवेश भी जिंदा है ना जी। हमना, हमना आईफोन, आप बताओ आईफोन कौन है? ठीक है, तो चलो ये हम पढ़ा नहीं रहे, लेकिन बस सोच रहा था कि पहचान हो जाती गोया कि अगर मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, रफा तहतावी, ठीक है, बिल्कुल अदब जो नहजा की शुरुआत करने वाले में से माने जाते हैं हमारे रिफा राफियत तहतावी, अदब की शुरुआत करने वाले, गोया कि जो रायद हरकत तनवीर जो इनलाइटनमेंट हुआ था हमारे अरब में, है ना, डार्क फेस में था, उसके बाद जिंदा नहीं है वो, 2008 में डेथ हुई, ठीक है, 2008 में डेथ हुई, ठीक है, जबरदस्त। तो मोहम्मद अब्दुहू हैं, मुस्लिम माने जाते हैं। उसके बाद मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती, किस्सा में ज़बरदस्त काम है इनका, महमूद तैमूर है, एहसान अब्दुल कुद्दूस हैं, याहया हक़ी हैं, यूसुफ इदरीस हैं, ज़करिया तामिर हैं, जुर्जी ज़ैदान हैं। तो पहले तो आप मतलब सिलेबस के लोगों से मुतारिफ हों, और हो सकता है जो बच्चे पहली बार इन लोगों को पढ़ें तो बहुत हेडेक हो, यूनिट 7 में खासकर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ यहाँ पर होती है। तो उसके लिए आप बस पहला काम ये करना, जब भी इसको पढ़ने की कोशिश करना आप लोग, है ना, तो इसको 2 यूनिट की तरह लेना, 2 यूनिट की तरह लेना, चीजें आपको आसान होती दिखेंगी इंशाल्लाह। फिर रिवायत में जुर्जी जैदान जो कि रायदुल रिवायत तारीखिया माने जाते हैं, मोहम्मद हुसैन हैकल जो है इनकी जैनब है, सबसे पहली रिवायत मानी जाती है। नजीब महफूज काफी बड़ा नाम है, नोबेल प्राइज इनको मिला है। अब्दुल हमीद जादत सहार इनकी जो है रिवायात हैं। अब्दुल रहमान मुनीफ हैं, गाजी अल कुसैबी हैं, ये सऊदी के 2 राइटर्स हैं जो अभी कंटेम्प्रेरी पीरियड में काफी ज्यादा चल रहे हैं। हन्ना मीना जो है, ये इनकी सुलासियतुल बहर शायद इस बार एग्जाम में आई थी या पिछली बार आई थी। ये समंदर के बारे में, समंदर में रहते थे, वहां पर काफी गरीब थे, और एक नाम कमाया बाद में जाके, और इन्होंने समंदर के बारे में शायरी की। सूर्या से ताल्लुक रखते हैं। अहलाम मुस्तगानवी जजायर की शायरा हैं, ये आपको फेसबुक पे मिल जाएंगी, आप इनको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। इब्राहिम अलकूनी जिंदा है लेकिन फॉलो वालों का पता नहीं, ठीक है, लेकिन इनके इंटरव्यू वगैरह मिल जाएंगे। आप अभी के टाइम पे खाली टाइम है तो इन लोगों को फॉलो करो, इनकी वीडियो सुनो, ऐसा कुछ कर सकते हो। बड़े लोग हैं, है ना, बड़े लोग हैं अपने फील्ड के, तो या हमारे फील्ड के कह लो खासकर, तो आप इनको सुन सकते हो, थोड़ी इंस्पिरेशन ले सकते हो, तो हो सकता है कुछ जोश जज्बा बलबला वो सब चीजें आए, क्योंकि मोटिवेशन और अंदर से आग आना किसी भी एग्जाम में कामयाबी के लिए या जिंदगी के किसी भी मोड़ में कामयाबी के लिए काफी ज्यादा अहम होता है। फिर उसके बाद अब्दुल करीम गल्लाब जो कि मगरिब से ताल्लुक रखते हैं। फिर नजीब अल किलानी जो है, ये किस्सा इस्लामिया के अमीरुल किस्सा अल इस्लामिया माने जाते हैं। किस्सा इस्लामिया अदब इस्लामी में इनका काफी काम है, और इसी वजह से जो अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की जो राबिततुल अदब अल इस्लामी अल आलमिया जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली थी, उसमें उससे जुड़े हुए थे ये। और अबुल हसन अली नदवी ने इनको शायद मुनस्सिरुल अदब अल इस्लामी का लक़ब दिया, या नजीब महफूज ने, इर्तिज़ा आप बताओगे। फिर उसके बाद लैला उस्मान हैं आपके, जो कुवैत की शायरा हैं, ये भी जिंदा हैं, ठीक है, ये भी जिंदा हैं। फिर उसके बाद मसरहिया में ड्रामा जो होता है ना, रिवाया नॉवल होती है। फिर उसके बाद मसरहिया अभी तक यूजीसी में तो नहीं आया, लेकिन जेके सेट में शायद आया था कि अनासुर रिवाया क्या है ना, अनासुर रिवाया, जिसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। तो इस बार इन चीजों को भी देखेंगे इंशाल्लाह, रिवाया क्या है, कब शुरुआत हुई, पहली दूसरी तीसरी कौन सी है, या कौन कौन से अनासिर होते हैं। जिस तरह आपके यूजीसी के या आपके यूजी के सिलेबस में चीजें पढ़ाई जाती हैं क्लासरूम में, उस तरह से कुछ चीजें करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। तो मसरहिया क्या है, मसरहिया शुरुआत करने वाले कौन हैं, जैसे आपके जो अबू खलील अल कब्बानी हैं, नज़ार कुब्बानी के दादा, और इसी तरीके से
मारून नक्काश वगैरह, ये लोग शुरुआत करने वाले हैं। बाहर गए थे और बाहर से इटली वगैरह यूरोप से सीख के आए थे और उस चीज को अरब में या अरबियत में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। तो मारून नक्काश, जिनको अबुल मसरह अल अरबी कहा जाता है, तौफीक अल हकीम, इन्होंने मसरह का मसरह जहनी, मतलब मैं ऐसा ड्रामा पेश करूंगा जो लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल ना दिखे वहां पर थिएटर में होते हुए, बल्कि वो लोगों के जहन में ड्रामा चले, जहन में ड्रामा चले, मतलब उस तरह की जो ताबीर है। तो इनको राइदुल मसरह जहनी कहा जाता है, तौफीक अल हकीम को, अजीज अबाजा, इनको मसरहिया शेरिया का राइद कहा जाता है। अहमद शौकी के बाद अली अहमद बाकसीर जो हैं और सादुल्लाह बन्नूस, ठीक है, ये आपके सूरिया से ताल्लुक रखते हैं, अली अहमद बाकसीर। तो ये यूनिट 7 हुआ। यूनिट 7 आपको कहां से पढ़ना है? जैसे एक किताब है, वो पहले बहुत रिकमेंड की जाती थी, आज भी मैं रिकमेंड करूंगा, आप देख सकते हो, और मे भी शायद उतना ज्यादा फायदा ना मिले, लेकिन जिसको आप में से जिसको भी लगे कि मुझे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। वो शौकी जैफ की जो किताब है अल अदबुल अरबी अल मुआसिर फी मिस्र, है ना, मिस्र। तो मिस्र के जितने भी बंदे होंगे उनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी मतलब मालूमात मिल सकती है। वो किताब आप पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ी थी और उसका अपना नोट्स ले लिया था। ठीक है, तो आप भी कोई भी किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको वहां पढ़ोगे, आप पढ़ो, उस किताब का मुताला करो, जो नई चीज आपको मालूम हो। किसी किताब को रट्टा लेकर बैठने का मतलब अलग होता है, किसी किताब का मुताला करने का मतलब अलग होता है। जिस किताब का रट्टा लेकर बैठेंगे, जैसे मैं हसन जय्यात को कहूंगा, हमेशा मैंने कहा है कि हसन जय्यात को तो ऐसे पढ़ो भाई साहब, वो आपका नोट होना चाहिए। मतलब जितना भी उसमें सिलेबस है, पूरा सिलेबस होता तो मजा ही आ जाता। जितना भी सिलेबस उसमें है उसको पढ़ो, उसको हाईलाइट करो। हसन जय्यात से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसको हाईलाइट करो वहां पर, उसका रट्टा मारना अपने टाइम पे, जब आप यूनिट 1 को रिवाइज कर रहे हो, जब यूनिट 2 को रिवाइज कर रहे हो, अदब अंदलुसी को पढ़ रहे हो, या जो जो टॉपिक उसमें आपको मिलेंगे, आप पूरे उसकी किताब का मुताला करना, तो उसका तो फिर रट्टा मारना है। लेकिन जो हन्ना फाखुरी को मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे अदब हदीस के लिए भी आपको हन्ना फाखुरी की जो हदीस वाली है वो पढ़ना चाहिए, अक्सर मिल जाएगा वहां पर, है ना। मे भी कुछ नए लोग हों जो अदनवीस वगैरह, ये दरवीश वगैरह में भी वहां पर, दरवीश तो हो सकते हैं लेकिन अदनवीस ना हो, या और बहुत सारे जो फतवा तौकान हाला मुस्तकान भी शायद उसमें ना हो, लेकिन अक्सर वहां पर मिल जाएंगे हन्ना फाखुरी की जो अदब हदीस वाली किताब है। तो हन्ना फाखुरी की जो किताब है वो पढ़ना है मुताले के लिए, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। कोई कसीदा लिखा, अगर उस तरह की मालूमात है तो क्यों लिखा, या उसमें आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है जो आपको कहीं नहीं मिल रही, ना किसी किताब में मौजूद है, ना मेरे नोट्स में मौजूद है, ना किसी नोट्स में मौजूद है, ना गूगल की किसी जगह पे आपने पढ़ा, मतलब आपके लिए वो नया है, आप अपने को उसको एक कॉपी में लिख लो, एक नोटबुक में, वहां से नोट डाउन कर लो। ये अच्छी बात है, मालूम हमें पता होता है ना कि हमें हमारे नॉलेज में ये है नहीं है, हमारे जखीरे मालूमात में ये है नहीं है पहले से। जो आपको नया मिले आप वहां से नोट कर लो। लेकिन हसन जय्यात को तो आपको पढ़ के उसका रट्टा मारना चाहिए। एग्जाम के अकॉर्डिंग आप हाईलाइट करें क्या क्या उसमें हाईलाइट करने का है। और उसके बाद आपका यूनिट 8 आता है। यूनिट 8 ये इत्तिजाहात वगैरह हैं, कुछ किताबें हैं, इसके लिए तो काम मतलब विकीपीडिया वगैरह से भी चल जाता है। हालांकि इस पे भी किताब है, खजरा अल-जयूशी की शायद किताब है, अल इत्तिजाहात वल हरकात पे, सेम इसी नाम से ही है, तो उन चीजों को भी पढ़ सकते हैं। बाकी अदब महाजर में जब पढ़ते हैं तो अदब महाजर में आपका ये राब्ता कलमिया कवर हो जाते हैं, असब उंदलसिया कवर हो जाते हैं। अगर आप अदब महाजर से स्पेशल लिखी हुई कोई किताब पढ़ेंगे तो वहां पर आपका राब्ता कलमिया और उसबा उंदलसिया ये आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रेंड है। जैसे मिसाल के तौर पे ये 4 आप मान लो, क्लासिकिया, जदीदा और तैयारुल मुहाफिदीन। मुहाफिदीन का मतलब जब आपका अब्बासी दौर खत्म हुआ और अब्बासी दौर के बाद उस्मानी दौर शुरू हुआ, तो उसको असरे इन्हितात बोला जाता है। हर तरह से उसको असरे इन्हितात बोला जाता है। मतलब वहां पर अदब बिल्कुल गड्ढे में जा चुका था। जब अदब गड्ढे में जा चुका था, उसके बाद इसी वजह से बारूदी वगैरह को, या आपका रफा तहतावी वगैरह को, यह भी कहा जाता है कि आशा फिल असरिल उस्मानी, ये लोग असरे उस्मानी में रहे। कहीं कहीं इस तरह से पीवाईक्यूज में आता है आपके लिए। तो असरे उस्मानी में ये लोग थे, और असरे इन्हितात के बाद उस टाइम पे अदब को जो जिंदा करने की कोशिश की थी, मरा हुआ जो अदब था उसको जिंदा करने की जो कोशिश की थी, चुनांचे रफा तहतावी ने अलग अंदाज में की, वो नस्र में या तर्जुमे के जरिया। और शायरी में जो काम किया था वो किसने किया था? आपका महमूद सामी अल बारूदी ने। तो उस टाइम पे इन लोगों ने क्लासिकिया की शुरुआत की, या क्लासिकिया हमारा नहीं, ये क्लासिकिया मगरिब से लिया गया है, लेकिन उसी तर्ज का, क्योंकि यूरोप में भी तो डार्क फेज था, मिडिल जो एज है, मिडिल एज मानी जाती है असरे वुस्ता यूरोप में, वो एक जहालत का पीरियड था। वहां पर सब कुछ मर चुका था। फिर उसके बाद कुछ लोग आए, फिलोसफर्स आए, फिर वहीं पर साथ में आपका शुआरा भी पैदा होना शुरू हो गए, जिन शुआरा ने शायरी की। और शायरी कैसे की? अपने पुराने लिटरेचर को, अदब रूमानी, अदब यूनानी जो
पहले का पुराने का जो अच्छा लिटरेचर था उस लिटरेचर पर काम करने की कोशिश की। अगर आज भी अब्दुल अजीम भी कुछ काम करना चाहता है इस्लाम के लिए या मुसलमानों के लिए, तो वो यही तो देखता है कि इस्लामी पीरियड में अल्लाह के रसूल ने क्या काम किया था, बेहतरीन काम किस तरीके से किया था, हजरत उमर ने क्या किया था, मैं वहां से ही तो रोशनी लूंगा। तो ऐसे ही यूरोप में जब शायरी करना शुरू की गई तो पुराना जो बेहतरीन लिटरेचर था अदब यूनानी अदब रूमानी का, वहां से लिया गया। ठीक है, मतलब उससे फिर उन्होंने उसकी पैरवी करने की कोशिश की। चुनांचे क्लासिकिया में पैरवी की जाती है। मुहाफजा में हमारे यहाँ पर पुरानी जो शायरी है असर अब्बासी की, असर जाहिली की, खासकर इन लोगों ने असर अब्बासी के शुआरा को फॉलो किया है ना, और उनकी मुहाफजत की कि हम उन्हीं के स्टाइल में शायरी करेंगे। जब उनके स्टाइल में शायरी की, कुछ लोग रोमांसिया वाले आ गए बाद में, इन्होंने कहा नहीं रोमांसिया में जाएंगे, हम ख्यालात में जाएंगे, असल शायरी तो यार ये ख्यालात की शायरी होती है। आप लोग शायरी कर रहे हो क्लासिकिया वालों और मुहाफिदीन वालों, लोगों को अखलाक सिखा रहे हो, ये मुनासबात की शायरी कर रहे हो कि इंडिपेंडेंस डे पे शायरी की जाएगी। अब इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, ये मुनासबात की शायरी क्या होती है, ख्याली शायरी की जाएगी। फिर उसके बाद वाकईया, रमजिया, फिर शेर हुर आया एक। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ मदरसे बने। इन मदरसों का मतलब ये था कि हम रोमांसिया की पैरवी करेंगे जमात अपोलो में। फिर उसके बाद आप तकलमिया में, उस्बा उंदुलुसिया वालों में भी उन्होंने कहा कि हम पुराने की तरफ जाएंगे। जिस तरह उंदुलुस नाम भी उन्होंने इसी तरीके से रखा कि हम थोड़ा सा ओल्ड फैशन स्टाइल शायरी करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पुराना अदब है, बेहतरीन अदब है, उसी से तयम्मुनन उनका नाम असबा उंदुलुसिया रखा गया। हालांकि ये लोग किस में थे, असरे हदीस में थे। तो यूनिट 8 के लिए आप नोट्स वगैरह का भी से ही रेफर करें, क्योंकि यहाँ पर तैयारुल मुहाफिदीन में जो मदरसतुल बास वल इहया है, इसके कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं, या इनकी जो क्लास किया है इसकी खुसूसियात क्या है, हमारे उसमें मदरसतुल बास या मुहाफिदीन लोगों की खुसूसियात क्या है, वो पूछा जाता है। कौन कौन लोग हैं, जैसे आपका बारूदी है, अहमद शौकी है, हाफिज इब्राहिम है, अहमद मुहर्रम है, अली अलजारिम है, ठीक है, इस्माइल सबरी है, जहावी, इस तरह से मतलब चीज लोगों के नाम आते हैं। फिर रोमांसिया में कौन कौन आता है, रोमांसिया में सबसे बड़ा नाम खलील मतरान शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद 3 लोग आते हैं जो मदरसे से दीवान वाले, ये रोमांसिया को मदरसे से दीवान वाले आगे बढ़ाकर चलते हैं। फिर वाकैया आता है, वाकैया वाले कौन कौन लोग हैं, वाकैया का मतलब क्या है, यूरोप में वाकैया कब था, हमारे अरब में वाकैया कब आया, रमजिया का मतलब क्या होता है, अपनी बात को इशारों में कहना, अपनी बात को इशारों में कहना। जैसे कलीला दिमना, बात कही गई गोया कि मोदी और योगी के बारे में, लेकिन उसको जानवर बना के पेश किया गया कि मतलब जैसे आपका शेर बना दिया, बैल बना दिया, तो वो रमजिया में कहना होता है। जैसे कलील डिमना ने अपने जो संस्कृत में किताब लिखी गई, उस टाइम पे जो हुक्मरान थे उनके खिलाफ किताब लिखी गई। फिर उसके बाद एक शेर हुर होता है, शेर तफईला, मतलब शायरी जो होती है वो मुकैयद होती है औजान के जरिया, कवाफी के जरिया। तो शेर हुर वालों ने कहा कि हमें थोड़ी आजादी चाहिए, हम कवाफी और बहूर थोड़ी इससे आजाद होके, बहूर तो नहीं लेकिन औजान और कवाफी इससे थोड़ी आजादी चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम अपने दिल की बात को बयान करने के लिए ये कवाफी और औजान के चक्कर में फंस जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी आजादी चाहिए। उस तरह की शायरी उन्होंने की। तो इसके लिए जो नोट्स वगैरह है उतना इनफ होता है, क्योंकि अक्सर जो है मैच द कॉलम में लोगों के बारे में पूछा जाता है कि कौन मदरसते दीवान से है, कौन राब्ता कलमिया से है, कौन रोमांसिया से है, कौन आपका नजार कुबानी किससे है, उमर अबू रीशा किससे है, ठीक है, नाजुकुल मलाइका किससे है, असमा, असमा रशीद। बच्चे, नजार कुबानी किससे, नजार कुबानी, असमा, बच्चे, अब्दुल वहाब, बताएं। जी पता वीवो, नहीं। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, असमा आप बताओ। रौनक, कफीलुर रहमान। जी उस्ताद। ऐसा नहीं करना कि पहला पीरियड सोने वाला था, अगला, पहला मतलब पहला बैच सोने वाला था, अगला बैच और ज्यादा सोने वाला है। बताएं जल्दी से, परेशान नहीं हो, नए बच्चे हैं अक्सर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है, मैं उन्हीं से पूछ रहा, जैसे असमा ने शायद पढ़ा हुआ है मे बी, ठीक है। फिर ये आईफोन है, आईफोन आप बोलो। अब वो कहेंगे हमारे लिए तो आसान है, हमसे क्यों पूछ रहे हो। हमना आप बताओ बच्चे, हमना। अच्छा ये मैं आप लोगों के ये भी नहीं देख पा रहा हूँ, शेर हुर, शेर हुर, शेर हुर से बोथ,
जिंदा नहीं है वो। ठीक है, चलें चलें। फिर उसके बाद यूनिट 9 आता है। यूनिट 9 के लिए 2-3 नोट्स बड़े अच्छे हैं मार्केट में, आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हो। ठीक है, यूनिट 9 के लिए मतलब अदब हिंदी के बारे में है। अदब हिंदी में कौन से आलामी नस्र हैं, आलामी नस्र कौन कौन से हैं, और शुआरा कौन से हैं, और इंडियन में हिंदुस्तानी अरबी अदब में कौन सी अहम किताबें हैं, उन किताबों के बारे में पढ़ना होता है। तो एक किताब आती है, वो किताब मैंने अपने एग्जाम के बाद मंगाई थी, जमालुद्दीन फारूकी की साहब की। जमालुद्दीन फारूकी साहब को काफी डिटेल में लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे अबुल हसन अली नदवी साहब के बारे में 15-16 सफ़े में लिखा हुआ है। तो ऐसा मुताले के उन किताब को मंगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, वो मजदर की हैसियत रखती है इस टॉपिक की, है ना। जमालुद्दीन साहब की जो किताब है वो अच्छी किताब मानी जाती है, कोई एग्जाम वैग्जाम के लिए नहीं लिखी गई। या इसी तरीके से एक इदरीस साहब हैं कोई, अल अदबुल अरबी फी शिबहिल क़ारतिल हिंदिया करके, ये 2 किताबें मतलब इसकी एज अ रेफरेंस के तौर पे पढ़ी जा सकती हैं। ठीक है, अदब अरबी हिंदी में। बाकी नोट्स है, मैंने बताया 2 नोट्स मेरी नजर में है, तो मैं ऐप वगैरह पे डाल दूंगा कहीं पे, आप लोग वहां से शायद एक तो डाल दूंगा मैं। ठीक है, आप लोग कभी भी उसको कर सकते हो। बाकी अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे सदफ अकेडमी के या दूसरे जो हैं वहां पर आपको वो नोट्स हैं, या उसके अलावा हम तो नोट्स देते ही हैं, वहां पे भी काफी मालूमात होती है। लेकिन बस एक एज अ रेफरेंस के बता रहा था मैं, चाहे जमालुद्दीन फारूकी साहब की या एक अहमद इदरीस साहब की किताब है तारीख अल अदबुल अरबी फी शिबहिल क़ारतिल हिंदिया, उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो आलाम नस्र जो है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा इनकी मशहूर किताब है। नवाब सिद्दीक हसन खां अबजदुल उलूम इनकी किताब है। अब्दुल हई अल हसनी जो है इनकी किताब है आपकी नुज़रतुल खवातिर व बहजतुल मसामी व नवाजिर। फिर उसके बाद हमीदुद्दीन फराही अब्दुल अजीज अल मैमनी मुहक्किक हैं, बहुत बड़े मुहक्किक माने जाते हैं। अबुल हसन अली नदवी बहुत बड़ा नाम है मॉडर्न पीरियड के उदबा में इंडिया में, और बाहर भी इन्होंने काम किया है। अबू महफूज करीम अल मासूमी ये भी आपके मुहक्किक माने जाते हैं अब्दुल अजीज मेमनी की तरह। तो ये आलाम नस्र में से हैं। तो होता क्या है, इन लोगों की जिंदगी के बारे में पढ़ना होता है हमें, इन लोगों की जिंदगी के बारे में पढ़ना, और अक्सर इन लोगों की किताबें आती हैं। जैसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की बहुत सारी किताबें हैं, नवाब सिद्दीक हसन खान साहब की बहुत सारी किताबें हैं, अब्दुल हसनी की बहुत सारी किताबें नहीं है लेकिन जो भी हैं फेमस फेमस हैं। और उसके बाद हमीदुद्दीन, मतलब अक्सर की अक्सर बहुत बहुत किताबें हैं। तो किताबों पे काफी ज्यादा फोकस होता है। और इंडियन अदब में जो आखिर में क्वेश्चन आते हैं आपके मैच द कॉलम वाले, यहाँ एक किताब का नाम है, यहाँ एक किताब का नाम है अल हदियतुस सईदिया तुहफतुस सिद्दीका, इसी तरीके से आपका मतलब बहजतुल मसामे व नवाजिर, और यहाँ पर आपके शुआरा वगैरह के या जो आलाम हैं इनके नाम लिखे होते हैं। उस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो किताबों को एक ओवरऑल लाइफ को समझना, उनकी जिंदगी को समझना, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो ज्यादा पोर्शन होता है वो किताबों का होता है। तो इनकी किताबें आपको याद करना है, आलाम शेर फैजुल हक खैराबादी की, फैजुल हसन सहारनपुरी की, अनवर शाह काश्मीरी, मोहम्मद नाजिम नदवी, उमर काजी अल बलनकूती, अब्दुल कादिर अल फसफरी, ये आपके साउथ साइड के हैं ये लोग। उमर काजी अल बलनकूती का क्या नाम है, क्या लकब है इनका, उमर काजी अल बलनकूती का? साइफा आप बताओ, सईदा क्या लकब है उमर काजी अल बलनकूती का? अभी मैंने यकीन बैच के ग्रुप में पूछा था, हस्सान फिलिस्तीन किसको कहा जाता है? हस्सान मलिबारी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी मुअल्लफात हैं, मुअल्लफात हैं हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। इतना मुश्किल कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ताजुल उरूज, सुबहतुल मरजान, अब्जदुल उलूम, तो यहाँ से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आपको देखो, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और यही उनको ज्यादा स्कोप मिलता है चीजों को चेक करने का। ट्रांसलेशन क्या है आपका? पहला है आपका ट्रांसलेशन का, ये यूनिट 10। इस ट्रांसलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो? ओवरऑल कुछ भी लिख दिया है, मुस्तलाहात सियासी या इक्तिसादिया, लगेगा तो ऐसे ही कि सिर्फ ये 2 से कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ भी ट्रांसलेशन का वो, जैसे ये लिखा हुआ है ना मुस्तलाहात सियासी इक्तिसादिया, ऐसे नहीं पूछते वो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मुस्तलाहात सियासी इक्तिसादिया, उनका बस है ट्रांसलेशन। उनको सिर्फ इतना पता है, ये लाइन पता है बस। तो ट्रांसलेशन के लिए आप शुरुआत कर सकते हो, एक किताब है नहवल इंशा व तर्जमा। ये किताब इनफ नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आप शुरुआत इससे कर सकते हो। डॉक्टर मंजूर साहब की किताब है, पुरानी किताब है, अगर किताब की शक्ल में ना हो तो पीडीएफ मौजूद है, आप उसका प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद दुरूसन फित तर्जमत सुहफिया, हबीबुल्लाह खान साहब की किताब है दुरूसन फित तर्जमत सुहफिया। ये किताब भी शायद ना मिले, अगर उन्होंने दोबारा उसको प्रिंट वगैरह नहीं करवाया है, पब्लिश नहीं करवाया है, तो पीडीएफ इसकी भी मौजूद है, आप उससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। ये 2 किताबें काफी अहम रहेंगी।
नहवल इंशा व तर्जुमा मंजूर खान साहब की किताब, और उसके बाद दुरूसुन फित तर्जुमत सोहफिया हबीबुल्लाह खान साहब की किताब। ये 2 किताबें। उसके अलावा एक काम आपको और करना होगा कि आप अरबी पढ़ रहे हो या इंग्लिश पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही होगे ना, या कॉन्शियसली आप कुछ ना कुछ तो देखते होगे। आजकल इतना रील वील चला रहे हो आप लोग इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, तो कोई भी आपको मिले इंग्लिश का वर्ड, आप उसकी अरबी देखने की कोशिश करो कि इसकी अरबी क्या है। एक डायरी बनाओ आप ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन इस पार्ट के लिए, ट्रांसलेशन के लिए आपको अलग से एक नोटबुक बनाना होगी, एक अलग पूरी। और वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आप ये एग्जाम दोगे, कल आपको लेक्चरर का एग्जाम देना है, प्रोफेसर बनना है या लेक्चरर बनना है, उसके अलावा पढ़ाना भी है। ट्रांसलेशन पूरा हमारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए जिस जिस फील्ड में हम हैं। तो इसके लिए एक अलग डायरी बनाइए आप। ये किताबें तो पढ़ना ही है जो मैंने बताया। उसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर मिसाल के तौर पे पढ़ रहे हो, पढ़ने को मैं नहीं बोलूंगा, न्यूज़पेपर मिसाल के तौर पे आप पढ़ रहे हो तो कुछ नए वर्ड आएंगे, उनकी अरबी देखिए और कॉपी में नोट करिए आप। कुछ अरबी के पेपर अगर पढ़ रहे हो आप, अभी पेपर मंगाने की जरूरत नहीं है, एप्स मौजूद हैं, या आपको हर चीज के अभी पीडीएफ वगैरह मौजूद है, चाहे दा हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या इसी तरीके से आपका रियाज हो या शर्कुल औसत हो, हर चीज की पीडीएफ मौजूद है। अगर पीडीएफ नहीं तो आप ऐप वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रांसलेशन के लिए जो काम करना होगा वो आपको लगातार काम करना होगा। डेली डेली आपका 15 से 20 मिनट आपको देना ही होंगे। चीजें ऐसे ही होती हैं, आप कहोगे कि आखिर में 5 दिन दे देंगे, 5 दिन अगर उनके घंटे मिलाओगे होगी 50 घंटे। एक साथ 50 घंटे उतना वर्क नहीं कर पाएंगे जितना अगर आपने रोजाना 10-10 मिनट दिए 50 दिन जितना वर्क वो करेंगे। अहब्बुल आमाल इलल्लाह अदवमुहा व इन कल्ला। हम में हर कोई, मैं खुद, हर चीजों में, अपनी चीजों में हम यही गलती करते हैं। आपने 5 दिन पढ़ा, आखिर के एग्जाम निकलते हैं, लेकिन उससे जो लॉन्ग टर्म एग्जाम होते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म ज्ञान होता है, इल्म होता है, वो कंसिस्टेंसी से कम कम से ही हासिल होता है। आपको बिल्कुल ये नहीं कहा जाएगा इस्लाम में कि आप सिर्फ 5 दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ें और पूरी पूरी रात पढ़ जाने। कभी बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जाएगा, बल्कि कहा जाएगा कि आप भाई साहब जो पूरे 5 दिन में जितनी रकातें पढ़ने वाले थे ना आप, 100 रकातें या 1000 रकातें, वो पूरे साल में पढ़ लेना, सवाब ज्यादा मिल जाएगा आपको, या चीजें उतना ज्यादा रूहानी और चीजें ज्यादा आप पे असर करेगी। तो ऐसे ही आप जितना भी टाइम निकाल सकते हो, और ये आज के टाइम पे मस्ट है, सच बता रहा हूं, अगर आपको 80 प्लस नंबर लाना है तो ये काम करना ही होंगे। ट्रांसलेशन है, उसके बाद अगला एक और आ रहा है, तीसरा तो इतना अहम नहीं है, वो आसानी से हो जाता है, वो सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज है। यहां पर अल मालूमातुल आम्मा, जीके अबाउट अरब वर्ल्ड। तो इसके लिए आपको अगर 80 प्लस चाहिए, यहां पर आपको काम करना ही होगा। ट्रांसलेशन आपकी हर किसी की अच्छी अलग अलग पोजीशन होगी, यहां पे सब बराबर नहीं होंगे ट्रांसलेशन में, लेकिन जहां पर भी हो, लेकिन आपको काम जरूर करना चाहिए ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि वोकेबलरीज है। ट्रांसलेशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन एग्जाम में तो ट्रांसलेशन नहीं आता, वोकेबलरीज आती है, वोकैब आती है, मुफरदात आते हैं, तो आप कहीं भी फंस सकते हो। तो ट्रांसलेशन के लिए अगर आप पढ़ोगे, और पढ़ना ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप एग्जाम के लिए मत पढ़ना कि एग्जाम के लिए कर रही हूं मैं, वो 30 मिनट जो आप डेली ट्रांसलेशन के दोगे आप, वो इसलिए डालना कि मैं अपनी सलाहियत पे काम कर रही और कर रहा हूं। आ रही समझ में बात? उसको डालना ही मत खाने में कि तैयारी वाले खाने में है ये, नो, मेरी अपनी खुद की तैयारी वाले खाने में मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं आगे आने वाले फील्ड में। कल पढ़ाना है आपको, लेक्चरर लगोगे, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाना है, फिर पढ़ाओगे ना तो खुशी से पढ़ाना, फिर की सलाहियत मैंने बनाई है उसमें। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका तो ये काम करना है। ये किताबें, पहली किताब मैंने बताई, लिख देंगे कोई, यकीन बैच में कोई बच्चा लिख देना ग्रुप में, या मैं लिख दूंगा इंशाल्लाह सहीफा। तो नहवल इंशा व तर्जुमा दुक्तूर मंजूर खान साहब की। दूसरा दुरूसुन फित तर्जुमत सोहफिया, दुरूसुन फित तर्जुमत सोहफिया हबीबुल्लाह खान साहब की। तीसरे नंबर पर एक मुजीब सर की, जो हमारे यहाँ के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब है, वो एडवांस हो जाएगी, लेकिन उसके लिए अगर वोकेबलरीज के लिए आप सिर्फ जो न्यूज़पेपर वाला मैंने जो बात कही है उसी पे ध्यान दे देंगे। आजकल दिन रात हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, हर कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, तो ये एग्जाम में क्या देते हैं, जो चल रहा होता है वहीं से तो कुछ उठाते हैं। मिसाल के तौर पे आप में से हर कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग चीजें फॉलो कर रहा होगा, इंस्टा पे या फेसबुक पे, वहां पे कुछ भी वर्ड मिले आपको
कोई स्टोरी देख रहे हो आप, कोई पोस्ट देख रहे हो, कोई वर्ड देखो, आप अपना काम निकाल लो कि ये वर्ड है, इसके बारे में मुझे देखना है कि इसको क्या कहा जाता है, अरबी में क्या कहा जाता है, कोई अरबी में दिया हुआ है तो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, और अपनी डायरी में नोट करिए। एग्जाम के लिए भी काम होगा। और उसके बाद तत्बीकात लुग़विया। तत्बीकात लुग़विया में यही ग्रामर है, अप्लाइड अरबिक ग्रामर है गोया की। ये ताबीरात भी उसी तरह की चीज है, तत्बीकात नहविया, इस्तिख्दामुस्सिलात, ये सेम चीज है इसके लिए। और इस्तिख्दामुस्सिलात वगैरह आप कह सकते हो ये रीडिंग कंप्रहेंशन का भी पार्ट हो सकता है। किसका पार्ट हो सकता है? रीडिंग कंप्रहेंशन का, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं इस्तिख्दामुस्सिलात का वहीं से हमें पता चलता है, वरना इस्तिख्दामुस्सिलात पे हो सकता है किताब हो, कोई किताब लिख गई हो, आप देख भी सकते हो क्या इस्तिख्दामुस्सिलात पे कोई किताब है, लेकिन जो इस्तिख्दामुस्सिलात हैं या प्रीपोजिशंस हैं वो एक बार ही नहीं सीखे जाते, वो रीडिंग से सीखे जाते हैं कि आप लगातार किसी लिटरेचर का मुताला करते हो, पढ़ रहे हो, और उसके बाद आपको पता चलता चला जाता है कि कामा अला का माना क्या होता है, कामा बिही का माना क्या होता है, ठीक है, रगीबा अन का माना क्या होता है, रगीबा फी का माना क्या होता है, फला का माना क्या होता है। जैसे अरबी में भी आपका, इंग्लिश में भी आपका होता है, कॉल ऑन का माना क्या होता है, कॉल ऑफ का माना क्या होता है ना, कॉल एट का माना क्या होता है। तो उस तरह से फिर उसके बाद ये तत्बीकात लुग़विया, गोया की जो अरबिक ग्रामर का जो पार्ट है, अरबिक ग्रामर को भी मैं कहूंगा सबके लिए कहूंगा। मैं खुद भी हकीकत में बताऊं, मैं खुद भी पढ़ना चाह रहा हूं अभी के टाइम पे, देखूं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं खुद भी पढ़ना चाह रहा हूं, क्योंकि हम उस फील्ड के बंदे, हम उस फील्ड के तुल्लाब है ना, उस फील्ड के स्टूडेंट है, हमें लगातार अपनी पढ़ने की जर्नी लगातार जारी रखना चाहिए। और ये नहीं कि एक बार कोई चीज पढ़ ली, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक वो लोग हैं जिनकी ग्रामर अच्छी है, तो उनको भी पढ़ने को मैं कहूंगा कि आप ग्रामर पढ़ें, जो किताब आप पढ़ सकते हो पढ़िए, क्योंकि एग्जाम के लिए भी जा रहे हो, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा और क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि कोई भी वहां पे फंस सकता है एग्जाम में, तो क्यों ये रिस्क ले रहे हो? आप मत लो, पढ़ लो थोड़ा बहुत, ताकि क्योंकि जो पढ़ा हुआ होता है और पहले की नॉलेज जो होती है, एग्जाम में दोनों का कॉन्फिडेंस अलग होता है कि मैं अभी पढ़ के आया हूं, मुझे पता है कि इसका जवाब यही होगा, और आपने पहले पढ़ा था मदरसे में, मिसाल के तौर पे मैं कहूं, तो वो नॉलेज में जो कॉन्फिडेंस आएगा आपका एग्जाम में वो बराबर नहीं होगा। तो इसलिए जिनकी अरबी ग्रामर अच्छी है वो भी पढ़ें, और जिनकी अरबी ग्रामर अच्छी नहीं है उनको तो यही मशवरा दिया जाएगा कि आप भी रोजाना 30 से एक घंटा आप जरूर दें इसको अलग से। ये भी एग्जाम के लिए नहीं, सलाहियत के लिए देना है आपको। एग्जाम निकले ना निकले है ना, अलग बात है। तो आपको सलाहियत के लिए, अरबिक ग्रामर के लिए यहां पर भी आपको टाइम देना होगा। और उसके लिए जो एक किताब तजवीज की जाती है वो अन्नहुल वाज़ेह है, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा लगता है मिसालें वहीं से पूछ ली गई हैं, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी मिसालें जब हम ग्रामर के क्वेश्चन वगैरह को हल करेंगे तो आप देख लेना, बहुत सारी सिमिलर वहीं से उठाई जाती है। तो अन्नहुल वाज़ेह का जो 6 किताबों का सेट है, आप उन किताबों का मुताला कर सकते हो। उन्होंने इब्तिदाइया के लिए 3 किताबें लिखी हैं और सानविया के लिए 3 किताबें लिखी हैं। इन 6 किताबों को आप चाहो तो मुताला कर सकते हो, वरना और दूसरी किताबें हैं, अन्नहु तत्बीकी है, या तत्बीकुन नहवी है, या तत्बीकुस सर्फी है, उस तरह की किताबों का भी आप मुताला कर सकते हो। या जो जो भी आपके यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर उर्दू में किताबें पढ़ाई जाती हैं मदरसों में, मैंने खुद मदरसे में उर्दू में किताब पढ़ी, लेकिन बाद में जाके अरबी में भी किताबें पढ़ी हैं, है ना, मतलब सिलेबस में ही। तो जो भी किताबें उसके अलावा मौजूद हों आपके सामने, या जहां जिसको भी आप एक्सेस कर सकते हो आप पढ़ सकते हो। असल टॉपिक तो हमारा यही है ना कि हमें नहव और सर्फ पढ़ना है, अरबिक ग्रामर के कवायद पढ़ना है। तो इन दोनों चीजों के लिए, और यही अभी मुसीबत बने हुए हैं, आज ही बता रहा हूं मैं, रोना मत आखिर में जाके, यही परेशान किए हुए हैं बच्चों को, इन्हीं की वजह से नहीं हो पा रहा। हालांकि ये 2 पोर्शन ऐसे हैं सच में कि बहुत सारे बच्चों के लिए ये कभी भी दर्द सर हो ही नहीं सकते। अरे ये चीजें आ जाएं तो उनको मजा आ जाता है एग्जाम में। मिसाल के तौर पे ट्रांसलेशन तो नहीं कहूंगा, ट्रांसलेशन में तो हर कोई फंसता है चाहे कितना भी कुछ हो, क्योंकि ट्रांसलेशन है ही चीज ऐसी, उसकी वोकेबलरीज, अभी नया वर्ड आया, नए नए चल रहा है और फंस जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये जो ग्रामर वाला पार्ट है इसके लिए तो कहते हैं भाई दे दो, पूरा दे दो, हम इसी को हल करेंगे, क्योंकि उनकी अरबी इतनी अच्छी होती है। और आपको नहीं पता कि कितने बच्चे मदरसे में 5-5 साल दिन रात इसी में ही घुसे हुए होते हैं, वो हदीस और तफसीर में जाने से पहले, कि आला क्यों आया, इला क्यों आया, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, तो उनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो वो तो इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जिन बच्चों की अरबिक ग्रामर अच्छी नहीं है उनको मैं कहूंगा 30 मिनट से 60 मिनट डेली देना है, डेली टाइम बना लीजिएगा। पूरा शेड्यूल ऐसे ही तो बनेगा कि 30 मिनट ट्रांसलेशन के यहां जाएंगे, 30 मिनट आपके ग्रामर के ऐसे देना है, ये किताब पढ़ना है, तभी तो शेड्यूल बनते हैं, तभी एग्जाम निकलते हैं।
वरना पढ़ लिया नहीं पढ़ा, ग्रामर बाद में देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, सिर्फ एमसीक्यूज देख लेंगे जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं, फिर उस तरह के नंबर आते हैं। फिर आपको लगता है क्या हो गया, पढ़ा तो था हमने। हर चीज सिर्फ पढ़ने से नहीं होती, सिर्फ मेहनत करने से नहीं होती, मेहनत कहां करना होती वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, बंदर की तरह सिर्फ मंकी बने रहो, इधर से उधर उछाले मारते रहो, उससे काम नहीं होता। आपने सही डायरेक्शन में काम करना होता है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होता है, किसको कितना टाइम देना था, किसको कितना टाइम नहीं देना था। और ये डिसीजन मेकिंग पे भी आता है। आप पीवाईक्यूज सारी चीजें मैं ही आपको चम्मच में खिला के नहीं आपको बता सकता, या कोई टीचर आपको नहीं बता सकता। आपको बहुत सारे डिसीजन खुद भी लेना है। आपकी हालत क्या है, मैं सबके लिए लेक्चर दे रहा हूं यहां पर। आपको खुद जानना है कि आपको यहां ज्यादा जरूरत है या यहां ज्यादा जरूरत है। एक बंदा ऐसा भी हो सकता है जिसको इनकी जरूरत ही नहीं है, या उसको जी के अबाउट अरब वर्ल्ड की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बीए इतने अच्छे से, वहां भी जी के हम अबाउट अरब वर्ल्ड पढ़ाते हैं जब बीए जामिया की तैयारी कराते हैं, अच्छे से सब कुछ पता है उसे, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से। कुछ बच्चे होते हैं जीके में उनका काम अच्छा होता है, खुद मेरा भी मतलब मदरसे में रह के जीके में मैं घुसा हुआ इंसान था, तो मे भी उसको जरूरत ही ना हो उन चीजों की। तो सबकी हालतें अलग हैं, सबकी सिचुएशन अलग है। आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको किस चीज की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करिए। कहां आप कमजोर हैं, कहां आपका अच्छा है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन के लिए डेली 30 मिनट्स आपको देना है, ग्रामर के लिए आपको डेली 30 मिनट्स देना है। और बहुत ज्यादा कमजोर हो, ये होता है ना कोई इतना कमजोर है कि पढ़ के नहीं कर सकता, उसे फिर क्लासेस चाहिए, तो क्लासेस के लिए आपको अगर क्लासेस मिले तो आप देख लेना। और इस बार तो मेरा प्लान है कि ऐसी ग्रामर की क्लासेस कुछ मैं लाऊं जो सिर्फ एग्जाम के लिए, मतलब जो एग्जाम में अहम टॉपिक हैं, कुछ 10 12 15 20 टॉपिक सिर्फ उनके लिए बस क्लासें उस तरह की आए, ताकि कुछ बच्चों का भला हो सके इस पीरियड में, क्योंकि सिर्फ ग्रामर की वजह से वो घबराए हुए हैं। अब बताओ, ग्रामर के 7 क्वेश्चन आ गए और 7 में से सिर्फ एक ही वो कर पाए, वो भी तुक्के में। अब इनका क्या होगा। कितने बच्चे हैं रीडिंग कंप्रहेंशन में परेशान रहते हैं। ये अलग अलग स्किल है, इसमें कुछ नहीं कह रहा, कवायद पूरी अलग स्किल है, ट्रांसलेशन अपना पूरा फील्ड है, क्या चीज है। उसके बाद रीडिंग स्किल अलग है, जो आपका पेपर 1 में भी आती है। इंग्लिश में कमजोर होने की वजह से कुछ लोग पेपर 1 में भी परेशान होके आते हैं, वो भी हमारे पास बच्चे मौजूद हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, बल्कि मैं इसी को कह रहा हूं, अभी वो वीडियो में आज भी नहीं डाल पाया कि 80 प्लस लाने वाले, एक जुमला बोल रहा हूं, 80 प्लस किसके आएंगे, पहले तो किसके नहीं आएंगे। और ऐसे बच्चे बहुत सारे हमारे पास हो जाते हैं, या जो टाइम लगा देते हैं वो हो जाते हैं। उनका फैक्ट वाला जो रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं, जो याद करने की कि फला किताब उसकी, फला ये उसका, ये उसका, ये उतने जिल्दों में, ये उसका इतने जिल्दों में, ये उसका ना ये कॉल कहा, ये कॉल उसके बारे में है, ये लकब उसका है, ये नाम उसका है, ये रट्टाफिकेशन वाली सारी चीजें याद कर लेते हैं। लेकिन ये जो 3 चीजें हैं, ट्रांसलेशन, ग्रामर और रीडिंग कंप्रहेंशन, जो कि आपका 20 से 25 क्वेश्चन बना रही हैं, 18 से 25 क्वेश्चन, ये उनका शॉर्ट नहीं है। तो बताओ इनके 80 क्वेश्चन ठीक कहां से हो जाएंगे, इनके कभी नहीं हो सकते। लिमिट बना ली है इन्होंने खुद से ही। और ऐसे ही कुछ लोग पेपर 1 में लिमिट बना के चले जाते हैं। इंग्लिश का रीडिंग कंप्रहेंशन उन्हें नहीं आता, मैथ नहीं आता, मैथ छोड़ के चले जाते हैं। डीआई और मैथ नहीं आएगा तो डीआई भी कभी नहीं आ सकती। तो 10 क्वेश्चन 20 नंबर वहीं से छोड़ के चले गए, वो कहां से उनके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो अगर सीरियस हो, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ के चले जाओ। मेरे क्लासमेट, मुझे पता था वो बोल तो कुछ भी दें कि जेआरएफ का पैसा हराम का होता है, हम नहीं लेंगे, अच्छे से कोई पीएचडी नहीं करता, तो हमारे टीचर उनसे बोलते थे तुम जेआरएफ तो निकालो, पैसे मुझे दे देना। इफ्लू में कहते थे तुम जेआरएफ तो निकालो, हराम का पैसा तुम मत लेना, मुझे दे देना। लेकिन मैं जानता था कि उनका मकसद क्या है, कि उनको पता है कि उनसे निकलेगा ही नहीं। तो अगर आपको ऐसा फील होता है आपसे नहीं होगा तो चले जाइए। मैं जबरदस्ती आपको यहां नहीं रहने को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, लेकिन रेडी जरूर रहिए कि ये काम करना है आपको ट्रांसलेशन का। और दूसरे बंदे कौन होते हैं, जिनका ट्रांसलेशन अच्छा, ग्रामर उनकी अच्छी, उनका रीडिंग कंप्रहेंशन तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन उनके लिए हलवा है, लिटरली बता रहा हूं। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 22 और 23 क्वेश्चन यहां से कर सकते हैं। लेकिन अब इसी की वजह से उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, उनको लगता है हम अरबी में अच्छे हैं, हमारा सब कुछ अच्छा है, माहिर इंसान है अरबिक के, वो मेहनत ही नहीं करते। तो उनका जो रट्टा वाला जो पार्ट है, 60 70 क्वेश्चन वाला, वो उनका अच्छा नहीं हो पाता।
हालांकि ऐसा नहीं, आप कितने भी अच्छे हो यहां से आप 20 ही उठा सकते हो, 25 में से 20 ही उठा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, है ना। कितने भी अच्छे हो, ट्रांसलेशन मैंने बोला कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, ट्रांसलेशन में गलतियां होंगी, ग्रामर में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर कंप्रहेंशन में भी एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, तो 20 ले आएंगे वो इजिली। लेकिन यहां रट्टाफिकेशन वाला पार्ट उनका अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया, रट्टा मारा ही नहीं। आपको देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए शौकी के बारे में, तो ये दोनों बंदे नहीं हो पाते। तो ऐसे ही अगर आपको 80 प्लस चाहिए, 85 चाहिए, 90 का टारगेट बहुत इम्प्रैक्टिकल सा हो जाता है, बस कोशिश ही की जा सकती है उसके लिए, है ना। 90 आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन 85 एक अचीवेबल, बहुत मतलब प्रैक्टिकल टारगेट है, आप उसको करिए। लेकिन उसके लिए ये सारे टिक होना चाहिए, सारे एरियाज। अरे जो छोड़ के जाए वो परफेक्ट कैसे हो सकता है? जो मैथ छोड़ के जाए, डीआई छोड़ के जाए, कंप्रहेंशन उसकी अच्छी नहीं, वो परफेक्ट नंबर की उम्मीद कैसे लगा सकता है ना। जिसका ट्रांसलेशन, ग्रामर या रीडिंग कंप्रहेंशन अच्छा नहीं, वो परफेक्ट मार्क्स की उम्मीद कहां से लगा सकता है? जिसने जिसको पता नहीं कि अमीर शुआरा किसको कहा जाता है, या फैक्चुअल पार्ट उसका कवर नहीं अच्छे से, रट्टा नहीं मारा उसे, उसे नहीं पता नुसरतुल खवातिर किसकी है, सुबहतुल मरजान किसकी है, कितने मुजल्लदात में है, कितने फुसूल में है, ठीक है, क्या टॉपिक है आपका मरवजुल ज़हब व मादनुल जौहर का, यानी फैक्चुअल पार्ट उसका कवर नहीं है, तो कहां से उम्मीद लगा सकता है कि उसके परफेक्ट मार्क्स आएंगे? तो कल ही बोला था मैंने, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। बाकी ये मतलब एक्सप्लेनेशन ही करना था सर, मोटिवेशन पार्ट में चला गया, क्योंकि यहां पे ही सारे लोग फंस रहे हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है, रेगुलर आपको वर्क करना होगा। और तीसरी चीज रीडिंग कंप्रहेंशन, उसके लिए भी आपको पढ़ना होगा। पढ़िए, किससे पढ़िए? कहानियां पढ़िए, ठीक है, जो अरबिक की कहानियां हैं, कलील दिमना है या उसके अलावा है। इसी वजह से मैं पेरिफेरल या इसी तरीके से कुछ अलग अलग कोर्स में निकालने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों का भला हो जाए। और हुआ भी था, हो जाता है थोड़ा बहुत। मतलब ग्रामर की जो भी क्लासेस थी फ्री वाले पिछली बार, और बच्चों को यकीन बैच को बैच के बच्चों को उसमें एक्सेस दी गई, और उन लोगों ने इस्तेफादा किया उससे। फिर रीडिंग कंप्रहेंशन का भी क्लास हुई थी वहीं पे। तो इस तरह की क्लासें मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये वो लॉन्ग टर्म चीजें हैं, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा सकता कोई, ट्रांसलेशन का टॉपिक नहीं है। अरबिक ग्रामर के लिए कोई लंबी लंबी क्लासेस नहीं ली जा सकती, अरबिक ग्रामर देख रहे हो पूरा समंदर है। लेकिन चीजें मैं करने की कोशिश करता हूं, आपको देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका भला हो। लेकिन इस बार इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि जो ग्रामर के पीवाईक्यूज वगैरह हैं, या रीडिंग कंप्रहेंशन के जो पीवाईक्यूज हैं, या ट्रांसलेशन के जो पीवाईक्यूज हैं, ट्रांसलेशन के पीवाईक्यूज से उतना मसला भी नहीं होगा, तो वो कुछ किए जाएं ग्रामर के पीवाईक्यूज, ताकि उसमें जो चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं वो टॉपिक आपको समझा दिए जाएं रीडिंग कंप्रहेंशन में। क्योंकि रीडिंग कंप्रहेंशन का आने बस का कोई मसला नहीं है, बस आपको समझना है कि ये आता है, ये पैसेज था, इसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अच्छा हमें ख्याल रखना होगा। लेकिन ओवरऑल करना वही होता है, आपको अपनी अरबिक अच्छी करना, तो उसके लिए रीडिंग भी करना चाहिए। और ये जितनी भी चीजें हैं, यूनिट 10 आप कहो, ट्रांसलेशन, ग्रामर, रीडिंग कंप्रहेंशन, ये आपकी ओवरऑल सलाहियत की का मुतालबा करता है, या उसमें इजाफा करता है। इसलिए आप पढ़ना, क्योंकि ये जरूरत होगी हमारी आगे। कुछ भी बनेंगे हम, लेक्चरर बनेंगे या कुछ भी कोई काम करेंगे, कोई जॉब करेंगे, इन सब चीजों की जरूरत होगी हमें। तो इसलिए इसको पढ़ना, आप एग्जाम के लिए मत पढ़ना, बल्कि सलाहियत के लिए पढ़ना। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह? जी, कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, पूछ लीजिए, बोल लीजिए, सुन लीजिए, सुना दीजिए। सुना तो मैंने बहुत दिया है। हम्म। ये ज्वाइन नहीं कर पाए बच्चे? पूछिए पूछिए, कुछ पूछिए, बताएं। कुछ नहीं पूछना आप लोगों को, ऐसे खामोश मिजाज मत बनिए। खामोश, वैसे खामोशी बहुत अच्छी चीज है। मैं असल में कोई भी उस तरह के टॉपिक पढ़ता हूँ तो वो कुरान हदीस से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। लन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मैं किसी से बात नहीं करूंगा आज, सलामकुम। तो गोया कि खामोशी में चला जाऊंगा मैं। तो खामोशी बहुत बड़ी चीज है, बताएं। सलामकुम। हम्म। सर, वालेकुम सलाम। मैं असम से हूँ, और अ, हमारे यहाँ तो
अरबी में उतना ज्यादा नहीं पढ़ाई होती है, इसलिए अगर आप सब कुछ खोल खोल के बताते, मतलब वो जब पढ़ाएंगे आप अगली बार। हाँ हाँ। अ, हमारे यहाँ मतलब उतनी अरबी की उतनी मेहनत नहीं होती जितनी वह दिल्ली वगैरह में होती है। तो इसलिए अगर पढ़ाई अगर खोल खोल के बताते, मतलब हमें हमें कुछ नहीं आते, ये समझ लिए। कोई नहीं, इंशाल्लाह क्लासेस होंगी, काफ़ी डिटेल में क्लासेस हैं इस बार। ठीक है, काफ़ी जी डिटेल में टाइम दिया जाएगा। सब खोल खोल जी के इंशाल्लाह रखेंगे सारी चीज़ें। जी ठीक। मैं भी थोड़ा जल्दी में बोलता हूँ, लेकिन चीज़ें काफ़ी एक्सप्लेन की जाती हैं और बार बार भी की जाती हैं। जी ठीक। हम्म। जी। अकमत अली, अस्मा आईफोन, कफीलुर रहमान, रौनक, सैमसंग, सईदा, सईफा, उमर, उम्मू रमला, वीवो। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए। सर, हम्म। हेलो। जी बोलिए। आप तो जो बोलते हैं ना पूरा स्पीडली बोलते हैं, हम समझ में थोड़ा थोड़ा दिक्कत लगती है। थोड़ा थोड़ा स्लोली बोलने से अच्छा होगा। क्या बताऊं यार, ये आप बंगाल से आते हैं ना, आप लोग बंगाल से और आसाम से, काफी जी दिक्कत है। आसाम से मैं भी आसाम से हूँ, गुवाहाटी अच्छा, यूनिवर्सिटी का। चलो नहीं होगी दिक्कत इंशाल्लाह। इसी को करो, समझो कैसे समझ सकते हो थोड़ा बहुत। काफी लोगों ने उर्दू भी सीखी है मेरी क्लासेस से, तो करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा थोड़ी सी, ठीक है। अभी तो जल्दी जा रहे थे, हम लोग जल्दी ही जा रहे थे, करेंगे ठीक है। जी हम्म। मेरा असल में अस्सलाम रिदम वालेकुम। बनता ही नहीं है, बाकी कोशिश जरूर होती है हमेशा कि सुलो जाए। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम। कोशिश कोशिश करेंगे। आप बताना जब हमारी 26 को पहली क्लास होगी, क्या रहा क्या रहा। मैं पूछता भी हूँ, पहली क्लास का फीडबैक भी लेता हूँ। 26 को क्लास पहली होगी हमारी असलुल लुगा अल अरबिया पे। जी कफील बोलिए आप। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अगर इस बार मतलब नोट्स अगर पहले जो नोट्स आप पढ़ाएंगे वो पहले ही मिल जाते तो इंशाल्लाह मुताला करके आते, उससे थोड़ा सा अगर आप ये इनायत कर दें। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता मतलब मुताला करने की। मुताला करने को मैं बोलता हूँ कुछ और पढ़ के आओ उस टॉपिक पे, असलुल लुगा अल अरबिया पे। कुछ और जो आपके पास हैं, अगर हैं, ठीक है, तो उनका मुताला करके आओ ताकि चीजें वहां से बने। ठीक है। जी सर। हाँ, जैसा पिछली बार किया था कि आप कहीं और से पढ़ के आइए। जो भी आपके पास मटेरियल है, हसन ज़ियात है या असलुल लुगा अल अरबिया का जो टॉपिक है, आप कहीं और से पढ़ के आओ, मिसाल के तौर पे जो भी पढ़ाया जाएगा। और हाँ, मुताले को मैं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम आ जाएंगे बिल्कुल विदाउट नॉलेज, तो उनको नहीं पता चलेगा उस तरह की चीज़ें क्या हैं। तो मुताला ज़रूर करके आएँ, सारे बच्चे आगे के लिए मुताला ज़रूर करके आएँ। और मुताले के लिए आपके पास जो हो सकता है, जैसे मैंने बताया, अगर दलील इख्तिबार तनाफुसी की किताब आपके पास है, कोई नोट्स है आपके पास, 21 वाले नोट्स प्रिंट करा सकते हो आप। या फिर जो आमंतु बिल्लाहि सुनाओ। कफील कफील बंद करिए आप। तो पहला काम मुताला करके आना है। मुताले के लिए जो कुछ भी आपके पास है, चाहे हसन ज़ियात है, हन्ना फाखुरी है, ठीक है, या फिर आप कोई नोट है आपके पास, कोई किताब है आपके पास, जो किताबें होती हैं वो मुताला करके आए, ये काम करना है। और उसके अलावा जब आप क्लास में आओगे तो रनिंग नोट्स हर किसी को बनाना है। मान लीजिए मेरी बात, आपको लगेगा सिर्फ सुन लेंगे, सुनने से काम नहीं होता है। क्लास में होगे, मेरी क्लास हो किसी और की क्लास हो, आपको जरूर लगेगा कि सब समझ में आ गया, सब अंदर घुस गया, लेकिन नहीं होता है। एग्जाम में वो फायदा नहीं देता है, ठीक है, बिल्कुल फायदा नहीं देता। बहुत सारे लोगों को देखा है,
और यही कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो ऊपर वाले एग्जाम वाले यूपीएससी वाले वो भी करते हैं कि बस लेक्चर देख रहे हैं, समझ में सब आ गया समझ में। अरे भाई, आपको नोट्स जो है रीडिंग करना ही होगी एट द एंड उसका फाइनल रिजल्ट आने के लिए। तो रनिंग नोट्स आप में से हर कोई बनाएगा, और जो लिखने का हैंड कोऑर्डिनेशन का लिखने का जो रोल है याद कराने में किसी चीज को, और लिखने में मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। आप अरबिक में लिखना चाहो, आसामी में लिखना चाहो, कश्मीरी में लिखना चाहो, किसी में भी लिखना चाहो लिखो। आप जो मुझसे सुन रहे हो, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, आपको अपनी जुबान में, यहाँ एक लैंग्वेज प्रोसेस कर रही होगी आपकी अपनी जुबान में, उसमें लिखना है, आप लिखो, रोक नहीं है कोई। अरबी में लिख सकते हो तो आप अरबी में लिखो, उर्दू में लिख सकते हो तो उर्दू में लिखो, जिसमें लिख सकते हो आप लिखो। या सामने नोट्स होंगे, उस नोट्स में से कुछ उठा सकते हो आप, वहां से उठा के लिखो आप अरबी में ही। रनिंग नोट्स जरूर चाहिए। आपको लगता होगा कि वरना फिर क्लास मत लीजिए, हाँ वरना फिर क्लास मत लीजिए, फायदा नहीं होगा। क्लास सुनने का माना आप क्लास ले रहे हो, वो लोग जो जॉब वाले हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है उनके पास, तो बस उनको बोला जाता है कि आप सुन लो, सुनने से काम चला लो। लेकिन आप पूछो उन लोगों ने जिन्होंने काम किए, उनके निकले नहीं है, फिर इतने आसानी से निकल नहीं गए कि हम चलो बहुत जॉब वाले हैं, हम इसलिए कोर्स ले रहे हैं कि बस इनका क्लास क्लास ले लेंगे, इनकी काम हो जाएगा। कोई काम नहीं हुआ है उनका, छोड़ छोड़ के भाग गए। 5 साल से देख रहा हूं कौन कौन छोड़ मेरे पास आया और छोड़ छोड़ के भागा है। सब कुछ था उनका, अरबी अच्छी, ये अच्छा, वो अच्छा। और एक किसी भी चीज की जो होता है ना कि जो चीज आपको चाहिए उसकी एक कीमत होती है, वो कीमत देना ही पड़ती है, बगैर उसकी कीमत वो दिए हुए वो चीज मिलती नहीं है। जो जेआरएफ एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, इसकी एक कीमत है अपनी, वो आपको देना ही होगी। ये रील्स देख देख के आपको लगता है कि आप मतलब आप समझो, जो लोग हमसे जुड़े हैं या जो आप तैयारी करना चाहते हैं, उनको आज ही सीरियस होना ही होगा। वरना मैं तो समझता यार ये जेआरएफ क्योंकि 5 साल वाला थोड़ी है, लेकिन 5 साल वाले लोगों को मैं देख रहा हूं जो अब भी तैयारी में लगे हुए हैं और 5 साल से उनका नेट तक नहीं हुआ है। और प्रॉब्लम इस एग्जाम में नहीं है, अरे उसी बीच में बहुत सारे लोग 3-3 महीना पढ़ के निकाल के लेके चले गए, क्योंकि 3 महीना दिए, 4 महीना दिए, 6 महीना दिए, पूरी जान लगा दी और लेके भाग गए। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, कभी बीमार हो जा रहे हैं, कभी ये हो जा रहा है, कभी उनकी शादियां हो जा रही हैं, कभी उनका ये हो जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है उनका। फिर ऐसे फिर पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, नहीं निकलता है जी। चलें फिर, चलिए ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। 26 को कल क्लास नहीं होगी और 26 को इंशाल्लाह हमारी पहली क्लास होगी। थोड़ा स्लो भी जा सकते हैं हम अभी रिजल्ट आने तक, क्योंकि नए बच्चे और आ जाएं, पुराने बच्चे आ जाएंगे तो आप लोग भी इंजॉय करोगे, उनको में भी काफी नॉलेज होती है, तो सुनते सुनते अच्छा लगता है। घबराना नहीं, शुरू में लोग घबरा जाते हैं कि अरे इसके पास तो इतनी नॉलेज है। अरे समझो तो वो पूरा साल लगा चुका है, लगा चुकी है, 6 महीना वो लगा चुकी है, आप क्यों घबराते हो उससे, है ना। जिनका एंड है, हम अपनी बिगिनिंग से कंपेरिजन करते हैं, मुआवजा करते हैं। हमारी शुरुआत है, हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमें पता नहीं अभी महमूद दरवेश क्या चीज होती है, नाम नहीं सुना, पहली बार नाम सुन रहे हैं, तो वो सब चीजें हैं। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वाहसन जज़ा। मेहनत शर्त है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। खुद के साथ ईमानदार रहिए, यानी कि घर वालों को धोखा दे रहे हैं मैं पढ़ने जा रही हूँ और पढ़ाई नहीं कर रही है। पढ़ रहा हूँ तो पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, इंशाल्लाह जेआरएफ आपका भी निकलेगा। और जेआरएफ निकलेगा, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा लगेगा, लोग आपको अच्छा समझने लगते हैं। ये खुद हमने फील करके देखा है, जेआरएफ की वजह से एक थोड़ा अभी भी मतलब उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जेआरएफ की वजह से भी काफी बड़ा माना जाता है जेआरएफ का एग्जाम, और उसकी वजह से भी थोड़ी इज्जत विज्जत या कॉन्फिडेंस वगैरह आता रहता है। ठीक है, तो मेहनत करिए और दुआ में याद रखिए, खुद के लिए दुआ करिए और मेरे लिए दुआ करिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।